अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमारी I-16 की अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं और पिछली क्लास में जो हमने काम किया था पहले उस पर कुछ बात कर लेते हैं। और वो लोग जो पिछली क्लास में अपने PRC एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ सके थे तो डेफिनेटली उन्होंने, चूँकि वो बहुत सीरियस अपने आप से भी हैं, तो उन्होंने पिछली क्लास का काम देख लिया होगा। वो लेक्चर्स YouTube पे भी लोड हो जाते हैं और पोर्टल वगैरह तो खैर अभी आप लोगों के पास नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग ने सीरियसनेस का मुजाहरा किया होगा और लेक्चर नंबर 2 जो है वो अटेंड कर लिया होगा। ठीक है जी, इसी अजम्पशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने जो काम किया था उसको क्विकली ज़रा रिवाइज भी कर लेते हैं, क्या क्या डिस्कशन किया था। रजिस्टर निकाल लीजिए। हम लोगों ने बात की थी I-16 की, आज 3rd क्लास है। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या बात की थी, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। हमने क्या देखा था सबसे पहले बेटा? ऑब्जेक्टिव में हमने क्या बात की थी कि स्टैंडर्ड क्यों वजूद में आया? पीपी की अकाउंटिंग सिखाने के लिए आया। फिर हमने बात की थी कि ये कौन से एसेट्स पे अप्लाई होता है, ये सारे एसेट्स पे अप्लाई होता है या सिर्फ पीपी पे। फिर तीसरी बात हमारे पास आई थी, क्या बोलिए? डेफिनेशन। हमने बात की थी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजेबल एसेट है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी, और इसकी लाइफ 12 महीनों से ज़्यादा की होगी। एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त क्या हो सकती है? या तो वो यूज़ हो रहा होगा प्रोडक्शन में, या तो वो यूज़ हो रहा होगा सर्विसेज की सप्लाई के लिए, या तो वो यूज़ हो रहा होगा, बोलिए, एडमिन पर्पस के लिए, या तो उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे? रेंट पे दे रहे होंगे। I-16 में जो रेंटल की बात है, इसमें बेसिकली किसके रेंटल की बात है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड का नाम है। प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट के जानते हैं वो सारी मशीनरी जो कि यूज़ होगी प्रोडक्शन में, और इक्विपमेंट से मुराद ये कि वो सारी मशीनरी जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होनी। राइट, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रेंटल की, तो I-16 किसके रेंटल को डील करता है? I-16 प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल को डील करता है, बिकॉज IS-40 जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, वो किसको डील करता है? प्रॉपर्टी के रेंटल को। कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? IS-40। तो I-16 सिर्फ किसके रेंटल को डील करेगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट को। ऑब्जेक्टिव हुआ, स्कोप हुआ, डेफिनेशन। फिर चौथी बात हमारे पास क्या आई? रिकग्निशन की बात आई। रिकग्निशन में हमने बात की थी कि वो कौन सा दिन होगा जब हम अपने पास उस एसेट को अपने पास रिकॉर्ड या रिकग्नाइज करेंगे। जवाब आया कि सर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, इस हवाले से भी हमने कुछ 2-4 अच्छा खासा डिस्कशन किया था, लेकिन जो इसके जो पॉइंट्स हैं 2 याद रखने के, वो कौन से हैं सर? एक तो उसको हम लोग रिकग्नाइज कब करेंगे? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्या होना चाहिए? बोलिए, प्रोबेबल। राइट सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो प्रोबेबल कैसे होगा? हमने बात की थी जब हमारे पास कंट्रोल आएगा और जब हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो चीज़ जिसको हम लोग अपना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बोल रहे हैं, इससे हमें आगे आने वाले वक्तों में क्या हासिल होने हैं? बोलिए, बेनिफिट हासिल होने हैं। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया पीपी के लिए क्या है? बोलिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्या होना चाहिए? बोलिए, प्रोबेबल। और तो और इसकी कोई होनी चाहिए कॉस्ट, जिसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थी हमारे पास 2 बातें। फिर सर हमें जब इस चीज़ का पता चल गया कि हमने एसेट को इस दिन रिकग्नाइज या रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि हम लोग पीपी को जो डेबिट करेंगे वो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे। देखिए, बात से बात निकलती चले जा रही है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये क्यों आया, स्कोप ये किन किन पे लगता है, कौन से एसेट्स पे लगता है। फिर हमने बात की कि डेफिनेशन में क्या क्या आता है, यानी कि बात से बात खुद ब खुद कनेक्ट होते चले जा रही है। अब क्या बात आ रही है? इनिशियल मेजरमेंट, यानी कि जब हम लोगों ने ये पहचान लिया कि भाई इस डेट पे इसको रिकग्नाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं,
तो जब हम लोग उसको पीपी को डेबिट करने जा रहे थे तो फिर ये पूछा गया कि भाई कितने से डेबिट होगा, तो यहाँ पे हमें बताई गई है कितनी बातें, बोलिए 3। एसेट की कॉस्ट के अंदर इनिशियल मेजरमेंट के वक्त कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती हैं? एक होगी उसकी परचेज प्राइस, दूसरी होगी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, तीसरी होगी बोलिए क्या, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस के अंदर हमने बात की थी कि जो भी लिस्ट प्राइस होगी उसमें से हम लोग माइनस कराएंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कराएंगे, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह या ड्यूटीज हैं अगर वो हमने पे की हैं और वो नॉन रिफंडेबल हैं तो वो एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाएगा, बोलिए पार्ट। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा उसमें ऐड, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज हो जाएंगी ऐड। फिर दूसरी बात क्या आई थी, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। सर ये वो कॉस्ट है जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल, ऐसी कुछ बात थी, ठीक है जी। फिर हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स वगैरह में डिस्कशन कर लिया था कि सर हमने एसेट को इंपोर्ट करवाया तो इंपोर्टर को जो पैसे देने उसके लिए जो हम एलसी खुलवाएंगे तो एलसी खुलवाने के जो चार्जेस होंगे वो भी हमारी एक डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है। फिर एसेट की इंस्टॉलेशन, फिर एसेट की हैंडलिंग, फिर एसेट को इंपोर्ट कराने की ड्यूटीज, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर रास्ते की इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, राइट। ये हमारी सारी कॉस्ट कहां पे आ रही थी, बोलिए डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। और हमने यहाँ पे एक बात ये भी की थी, वो कॉस्ट जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से इनकर होती है तो उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। फिर जो तीसरी बात, एक तो हो गई हमारे पास परचेज प्राइस, दूसरी कौन सी हो गई, बोलिए डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हो गई, और तीसरी कॉस्ट कौन सी हमारे पास, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हमने यहाँ पे बात की थी कुछ एसेट की ओनरशिप या एसेट को यूज करने के इख्तियारात हमें मिलते ही उस वक्त हैं जब हम अपने पे कुछ कंडीशन, कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लेते हैं। कुछ याद आ रही है बात, कुछ एसेट को यूज करने का इख्तियार या कुछ एसेट को इंस्टॉल करने का इख्तियार हमें मिलता ही उस वक्त है जब हम अपने पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लेते हैं कि भाई साहब आज से 5 साल 10 साल बाद जाके जो एसेट का लाइफ एंड होगी, ये यूज एंड होगा, तो जिस जगह हमने उस एसेट को इंस्टॉल किया हुआ है या जिस जगह उस एसेट को हम लोग यूज कर रहे थे वहां पे जो भी जगह को यूज करने से डैमेजेस हुए हैं वो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। और तो और सर उस जगह से उस एसेट का मलबा, ठीक, वो भी हम लोग हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो मलबा हटाने से पहले उसका क्या हो रहा होगा, बोलिए अनइंस्टॉलेशन हो रही होगी, तो उसकी अनइंस्टॉलेशन के हवाले से जो भी खर्चा होगा, उसको रिमूव करने के हवाले से जो भी खर्चा होगा, और तो और वो जगह जिस जगह पे हमने उस एसेट को इंस्टॉल किया था जो भी वहां पे डैमेजेस हुए होंगे उस जगह को हम लोग रिस्टोर करने की अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें उस एसेट को यूज करने का इख्तियार मिल जाएगा। यानी कि एसेट को यूज करने का इख्तियार मिल भी किस सूरत में रहा है, जब हम अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम आज पे ऑफ नहीं करेंगे, कब पे ऑफ करेंगे, फ्यूचर में। तो सर ये तो कॉस्ट हमारी फ्यूचर कॉस्ट है। तो फिर हमने बात की थी कि सर क्या फ्यूचर कॉस्ट को हम लोग आज कैपिटलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सर चूंकि ये कॉस्ट कंपल्सरी है एसेट को यूज में लाने के लिए, ये कॉस्ट कंपल्सरी है भाई, एसेट को इस्तेमाल आप कर ही सकते हैं। जब आप हमसे वादा करो कि आज से 5 साल 10 साल बाद जाके जब एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो तुमने उस एसेट को वहां से क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करने के बाद उसको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के बाद उस जगह पे जितने भी डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर आप करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं, ठीक है, तभी हम आपको यहाँ पे उस एसेट को यूज करने की इजाजत देंगे। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये उस एसेट को यूज करने से जुड़ी हुई है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो चूंकि ये कॉस्ट हमारी, भले ये फ्यूचर कॉस्ट है, लेकिन एसेट को यूज करने से ये कॉस्ट जुड़ी हुई है, तो हम लोग इस कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। सर वो जो फ्यूचर में अमाउंट हमने पे करना है तो ये तो एस्टिमेट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो एस्टिमेट हम करेंगे इस अमाउंट को, और फिर हमें अगर डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ होगा, जो कि डेफिनेटली बताया होगा, डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन इतने % होगी, तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंट रेट की वजह से क्या निकालेंगे, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उस एसेट की कॉस्ट में उसको क्या कर देंगे, बोलिए शामिल कर देंगे। ये वाली बात समझ आई? ठीक हो गया। और तो चले कितनी कॉस्ट हो गई हमारे पास, एक तो लिस्ट प्राइस हो गई, एक तो हो गई परचेज प्राइस हो गई, दूसरा डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हो गया, तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर से भी हमने ये बात कर ली है। इसके बाद सर हम लोग गए थे, बोलिए सब्सिक्वेंट कॉस्ट के हवाले से गए थे, यानी कि हमारी सेकंड क्लास में जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सब्सिक्वेंट कॉस्ट के हवाले से। ठीक हो गई बात? अच्छा जी। तो सर हम लोग ने सबसे पहले तो बात ये करनी है कि एक्सपेंसेस होते क्या हैं। एक्सपेंसेस को तो हम आसान अल्फाज में बोल देते हैं भाई हमारे खर्चे हैं। क्या बोल देते हैं भाई? खर्चे। सर एक्सपेंसेस को जरा और थोड़ा सा 2-4 अंग्रेजी अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो वो कुछ इस तरह से बयान किया जाएगा कि एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या होते हैं, आउटफ्लो होता है। पहली बात क्या बोली, आउटफ्लो होगा।
किसका होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट का होगा। साल भर के दौरान होगा। आउटफ्लो होगा किसका होगा? साल भर के दौरान होगा। क्यों होगा साल भर के दौरान? क्योंकि हम एसिड को क्या कर रहे होंगे? बोलिए, हम एसिड को क्या कर रहे होंगे? या तो एसिड मतलब रिसोर्स को क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे। एक तो रिसोर्स को यूज करने पे हमारे क्या हो रहे होंगे? बोलिए, खर्चे। और तो और सर वो जो रिसोर्स जिसको आप एसिड बोल रहे हैं उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में भी यूजेज की वजह से क्या आ रहा होगा? बोलिए, डिक्लाइन आ रहा होगा। तो अगर एक्सपेंस की डेफिनेशन को रिकॉल किया जाए तो आउटफ्लो होता है पहली बात किसका होगा? बोलिए, इकोनॉमिक बेनिफिट का। तीसरी बात साल भर के दौरान होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि रिसोर्सेज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे और तो और उस रिसोर्स की वैल्यू भी उसके यूजेज की वजह से क्या हो रही होगी? बोलिए, कम हो रही होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस हमारे पास होते हैं कितने तरह के? बोलिए, दो तरह के। एक होता है वो एक्सपेंस जिससे फायदे हमें 12 महीनों के अंदर हासिल होते हैं, जिसको नाम क्या देते हैं? और एक वो एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद भी मिलता है, जिसका नाम क्या देते हैं? बोलिए, कैपिटल एक्सपेंस। तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, दूसरा होता है बोलिए क्या? कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस को डिस्कस करने से पहले हमने कुछ बात कर ली थी एक्सपेंस क्या होता है। मैंने रिकॉल करा दिया, आउटफ्लो, इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अप ऑफ रिसोर्सेज और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये तो एक एक्सपेंस की डेफिनेशन थी। फिर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंस होता है। सर ये तो बात हमने रिकॉल कर ली। यहाँ पे जो बेसिकली डिस्कशन हो रहा है वो इस चीज का हो रहा है कि सर एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब आगे आने वाले वक्तों में खर्चा होगा तो सर उस खर्चे को हम लोगों ने आया के हमने तो सुना है एक होता है एक्सपेंस आउट करना, एक होता है कैपिटलाइज करना। एक्सपेंस आउट करना मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंस आउट करने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाके उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। कैपिटलाइज का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो एसेट मौजूद है उस एसेट की कॉस्ट में उसको जाके क्या कर देना? बोलिए, शामिल कर देना, यानी कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना। और फिर जब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे तो उसको यूज करने की वजह से उस एसेट की वैल्यू में जो कमी आएगी हर साल के एंड में उसको क्या करेंगे? बोलिए, डेप्रिशिएट। तो सर एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आता है एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को यूज करने की वजह से, सही है जी। अब मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं? एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को जब हम यूज कर रहे हैं, ये तो मैंने डिक्लाइन की बात कर ली थी, ये तो हम लोग डेप्रिसिएशन की तरफ चले गए थे। यहाँ पे भी बात इसकी नहीं हो रही कि एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को यूज करने की वजह से जो वैल्यू में डिक्लाइन आता है वो क्या है? वो तो चले हमने बोल दिया डेप्रिसिएशन। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी बात ये हो रही है कि सर एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जो आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा? बोले, खर्चा होगा। आया के उस खर्चे को हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है या हम लोगों ने बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है, ये भी हमारा मौजू है। ठीक है जी, जो लास्ट क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी। अच्छा सर, यहां पे हमारे पास आ रहे हैं, एक है ऐसा खर्चा जो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? बोलिए, एक्सपेंस आउट। भले वो खर्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका ताल्लुक जो है रोजमर्रा की हमारी एक्टिविटी से है, सर हमारी कंज्यूमेबल्स लाखों रुपए के लग रहे हैं, सर हमारे पास पार्ट्स लाखों रुपए के लग रहे हैं, सर वो जो लेबर हमारी लग रही है उसके लिए वो लाखों रुपए की लग रही है, भले हजारों की लगे, 100 की लगे, लाखों की लगे। सर इस तरह की कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ लेबर को या कंज्यूमेबल्स को या जो स्मॉल पार्ट्स हैं या स्मॉल पार्ट की क्या हो रही है? बोले रिप्लेसमेंट हो रही है। तो उसके हवाले से आईएएस ने क्या बोला? भाई इसको तुम क्या कर दो? एक्सपेंस आउट कर दो। डन। जिसको हम लोगों ने क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू एक्सपेंस। और नाम क्या दे देंगे? डे टू डे सर्विसिंग के हेड खोलेंगे और उसके अंदर इस तरह के खर्चे हम लोग एक्सपेंस आउट कर देंगे। अब सर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां पे कैपिटल एक्सपेंस है और कैपिटल एक्सपेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे बातें कितनी आ रही है? बोलिए, 3 बातें आ रही हैं। सर खर्चा हुआ, उस खर्चे से हुआ कुछ यूं, खर्चा हुआ उस खर्चे से हुआ कुछ यूं, तो मैंने यहां पे कुछ बनाए थे, ट्री बनाया था। इंक्रीज आइदर, या तो लाइफ बढ़ जाए। सर एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे खर्चा हुआ और उसकी लाइफ 10 साल के बजाय अब हो गई है 12 साल, तो सर इसका मतलब एसेट हमें 2 साल इजाफी बेनिफिट देगा। तो 2 साल इजाफी बेनिफिट देगा, तो सर ये जो भी खर्चा हुआ एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे, तो इसका मतलब हमें 2 साल इजाफी बेनिफिट मिलेंगे। ये वाली बात समझ आ रही है? तो इस तरह के खर्चे को हम लोग नाम क्या देंगे? बोलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर लाइफ खर्चा हुआ, लाइफ बढ़ गई। दूसरी बात, सर कैपेसिटी अगर बढ़ गई, हमारे पास मिसाल के तौर पे हमने बात की थी, यहाँ पे हमारे पास 1 फ्लोर है, हमने 1 फ्लोर और बना लिया, हमने 3 मंजिला खींच ली बिल्डिंग, हमने 4 मंजिला बिल्डिंग खींच ली, तो सर हमारी जो कैपेसिटी थी क्या हुआ? बोलिए, बढ़ गई। अगर कैपेसिटी हमारी बढ़ रही होगी तो इस तरह के खर्चे को भी हम नाम क्या देंगे? बोलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तो और सर हमारा एसेट जो है
पहले चलता था 1 घंटे 10 यूनिट बनाता था, अब 1 घंटे चलता है। हम लोग ने अपने पार्ट्स को कुछ अपग्रेड किया है, कुछ रिप्लेस किया वगैरह वगैरह, और पहले चलता था 1 घंटे 10 यूनिट बनाता था, अब 1 घंटे चलता है फॉर एग्जांपल 10 यूनिट नहीं 15 यूनिट बनाता है। यस सर, पहले 1 घंटा हमारा एसेट चलता था, बिजली के 10 यूनिट गिरते थे, अब 1 घंटे चलता है और बिजली के 6 यूनिट गिरते हैं। तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट में बचत हो रही है, या तो कहीं हमारे रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। तो कॉस्ट में अगर बचत होगी या रेवेन्यू में इजाफा हो रहा होगा, अल्टीमेटली आपके बिजनेस की क्या शो हो रही होगी, बोलिए एफिशिएंसी बढ़ रही होगी। तो इस तरह के खर्चे को भी नाम क्या देंगे, बोलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने दूसरी बात क्या की थी कि सर अगर हम लोग एसेट का कोई पार्ट रिप्लेस कराते हैं, अगर उस पार्ट की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि इममटीरियल है, ठीक, इनसिग्निफिकेंट है, इममटीरियल है, तो स्टैंडर्ड ये बोलता है, जरा गौर से सुनिएगा बात, अगर हमने पार्ट रिप्लेस करा और उस पार्ट की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, ये इममटीरियल है, इममटीरियल से मुराद ये कि हमारे डिसीजन मेकिंग कोई इंपैक्ट नहीं करती ये इंफॉर्मेशन, तो अगर ये इममटीरियल है तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट को क्या ट्रीट करेंगे, बोलिए एक्सपेंस आउट। और अगर वो पार्ट जो रिप्लेस हुआ उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, मटीरियल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बोलिए कैपिटलाइज करेंगे। ये वाली बात समझ आई? अच्छा जी, और फिर हमने इंक्रीज वो जो था ना लाइफ एफिशिएंसी और कैपेसिटी वाला, हमने वहां पे नीचे कुछ और भी बात लिखी थी जो कि मैंने डिक्टेट कराई थी। वो बात ये बोली थी हमने कि सर जो भी खर्चा होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे एसेट की बुक वैल्यू में, और तो और जो भी रिमेनिंग लाइफ होगी उस पे उसको क्या कराया जाएगा, बोलिए डेप्रिशिएट। ये बात मैंने लिखवाई थी। फिर जो बात हो रही है मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के वाले से, तो हमने यहाँ पे बोला था क्या कि सर ऐड कराया जाएगा बुक वैल्यू में, प्रोवाइडेड, यानी कि वो जो पार्ट रिप्लेस हो रहा है, चलो भाई नया पार्ट आ गया, पुराने एसेट की बुक वैल्यू में क्या हो गया, बोलिए ऐड हो गया। उसने बोला बेटा बात जरा सुनो, वो जो पुराना एसेट है ना उसका डिस्पोजल भी तुम रिकॉर्ड करोगे, अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे एसेट्स ओवर स्टेट हो जाएंगे। ये वाली बात समझ आई? और बेसिकली अगर बात करें तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने भी हमें मना किया था कि भाई एसेट्स को बड़ा चढ़ा के शो हमने नहीं करना, और एसेट को हम ओवर स्टेट वैसे भी नहीं करते, जो भी हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं एसेट के हवाले से वो ही हम लोग करते हैं रिपोर्ट। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो थी बात वो क्या हो रही थी, एक होती है हमारी रोजाना की बेसिस पे इंस्पेक्शन हमारे एसेट्स को लेके, और एक होती है कुछ टाइम बाद, जहां पे हमने बात की थी कि अगर मेजर इंस्पेक्शन की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड ने यहाँ पे हमें कुछ बातें बताई थी, जैसे कि सर हमारे जो ट्रेन चलती है, राइट, जो हमारी बसेस चल रही होती हैं, जो एयरक्राफ्ट है, इस हवाले से जो भी हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉज हैं, उसके मुताबिक उनकी इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन जो है वो हर 2 साल 3 साल या 1.5 साल या 4 साल बाद जाके करवाई जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था मेजर इंस्पेक्शन के हवाले से, जो भी मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट पे खर्चा होगा उसको हम लोगों ने क्या कराना है, बोलिए। इसके हवाले से हमने एग्जांपल भी की थी, जो कि पूरे पेज पे एग्जांपल थी, आपको समझ आ गया था कि बस को किस तरह से उसने रिपोर्ट किया था। इन शॉर्ट मेजर इंस्पेक्शन को हमने क्या कराना है, बोलिए कैपिटलाइज कराना है, और कैपिटलाइज जब होगा तो उसका मतलब जो भी उसकी लाइफ होगी, जो भी उसकी टोटल लाइफ होगी उसके मुताबिक हमने क्या करना पड़ेगा, बोलिए डेप्रिशिएट। डन हो गई बात। ये कुछ बात हुई थी हमारे सब्सिक्वेंट एक्सपेंस या एक्सपेंस के हवाले से। फिर हम लोग आगे बढ़े थे और बात हुई थी एक्सचेंज ऑफ एसेट के हवाले से। एक्सचेंज ऑफ एसेट के हवाले से सर पुराना एसेट दो, नया एसेट लो, जो भी डिफरेंस होगा हम पे करके या कुछ आपसे वसूली करके, ठीक है जी, मामले को सेटल डाउन करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ एसेट में कुछ हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं, और 3 सिनेरियोज क्या है हमारे पास कि सर अगर आप देखें रजिस्टर आप खोल दीजिए, अगर हमारे पास पुराना एसेट है उसकी फेयर वैल्यू मालूम है, नया एसेट जो हम लेना चाहते हैं उसकी भी फेयर वैल्यू मालूम है, यानी कि पुराने एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है और नया एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, लेकिन पुराने एसेट की जो फेयर वैल्यू है उसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो नया एसेट हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबल का वर्ड नहीं लगा हुआ, वहां पे बोला हुआ है क्लियरली एविडेंट है, वाज़ेह है, जिसको हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं। तो सर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, नया एसेट जो एक्वायर करना चाहते हैं उसकी फेयर वैल्यू वाज़ेह है, तो आप मुझे बताएं एक है रिलायबल और एक है वाज़ेह, तो दोनों में से सबकत कौन ले जाएगी, कौन सी वाली जो वैल्यू है वो सबकत ले जाएगी, बोलिए फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना था, हमारा डिस्कशन था कि एक्सचेंज जब हम करेंगे एसेट, यानी कि पुराना एसेट देंगे नया एसेट लेंगे, उसकी अकाउंटिंग जो होगी वो तो हम देखेंगे, वो जो अकाउंटिंग होगी वो हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो नया एसेट मेरे पास आएगा इस अदली बदली से, यानी कि पुराना एसेट दिया नया एसेट लिया,
तो जो नया एसेट मेरे पास आ रहा है उसको मैं अपने पास कितने अमाउंट से डेबिट करूं, अभी मेरा सिर्फ ये मौजू है। फिर सर जब हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो उसका बाकायदा तौर पे डिस्पोजल जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। वो बात की बात है जो कि हमारे कोर्स में ही है, लेकिन अभी सिर्फ यहां पे क्या डिस्कस किया जा रहा है कि जो नया एसेट आ रहा है इस एक्सचेंज से, नया एसेट तुम अपने पास कितने से डेबिट करोगे, इसका जरा मुझे जवाब दो। तो सर अगर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू हमें मालूम है लेकिन वो सर एस्टिमेट हो पा रही है रिलायबली एज कंपेयर टू उस एसेट के जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू जो है बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, एविडेंट है, जिसको हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं, तो सर यहां पे स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि नया एसेट जो तुम एक्वायर कर रहे हो, जो उसकी फेयर वैल्यू है, जो उसकी फेयर वैल्यू है उतने से तुम अपने पास एसेट को क्या कराओगे, बोले डेबिट। डन। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, फुल स्टॉप। फिर सर दूसरा सिनेरियो हमारे पास आया कि सर पुराना एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबल एस्टीमेट हो सकती है और जो न्यू एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं सर उसकी क्लियरली एविडेंट नहीं है। अगर क्लियरली नहीं है तो उसका मतलब वाज़ेह है, होगी क्लियरली एविडेंट नहीं है तो उसका मतलब रिलायबली मेजरेबल है। मेरे भाइयों मैं रिपीट करता हूं, पुराना एसेट जो मेरे पास मौजूद है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है। डन। मैं केस 2 की बात कर रहा हूं और जो नया एसेट है सर उसकी जो फेयर वैल्यू है वो एविडेंट नहीं है, एविडेंट नहीं है। तो सर अगर एविडेंट नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करें, वो रिलायबली मेजर हो सकती है। तो सर वहां भी रिलायबल मेजर है ओल्ड में और न्यू में भी क्या है, बोलिए रिलायबल मेजर है। तो स्टैंडर्ड यहां पे आया, उसने अपनी एंट्री मारी और ये बोला कि भाई रिलायबल 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 रिलायबल। तो तुम यहां पे एक काम करो, यहां पे ये ना देखो कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है कितने की, तुम ये देखो तुम्हें न्यू एसेट पढ़ कितने का रहा। ये अल्फाज मेरे याद रह जाएंगे। यहां पे ये ना देखो कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, मुझे भी पानी की जरूरत पड़ी है, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, यहां पे ये ना देखो, तुम ये देखो कि न्यू एसेट बाबा तुम्हें पढ़ कितने का रहा। ये बाबा हमने ऐसी ऐड कर ली, ये नहीं तो स्टैंडर्ड में लिखा था कि बाबा न्यू एसेट तुम्हें पढ़ कितने का रहा है। आई रिपीट, ये वाला सिनेरियो सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, एग्जामिन होता है। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, रिलायबली है, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, क्लियरली एविडेंट नहीं है, वाज़ेह नहीं है। तो सर हम लोग क्या अज्यूम करें, अगर एविडेंट का बट वो नहीं बोलता उसका मतलब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, बोलिए रिलायबल, राइट, रिलायबल रिलायबल। तो यहां पे स्टैंडर्ड, आई रिपीट, स्टैंडर्ड यहां पे ये कहते हैं तुम यहां पे ये नहीं देखो न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है क्या। हमने बोला फिर क्या देखें, उसने बोला ये देखो तुम्हें नया एसेट पढ़ कितने का रहा है। तो सर हमने क्या किया, पुराना एसेट जो हमारे पास से जा रहा है हमने देखा यार इसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है वो इतनी है, और तो और सर कुछ एसेट के साथ साथ हम लोग रकम भी दे रहे हैं, कुछ रकम भी दे रहे हैं उस नए एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो मेरे पास से जो चीज आ रही है, लेट्स सपोज, हेलो, मेरे पास से जो चीज आ रही है उसकी फेयर वैल्यू है, अज्यूमिंग रिलायबली मेजर होने के बाद फेयर वैल्यू है 100, कितनी बोले 100, और मेरे पास से पैसा भी जा रहा है, बोलिए कितना, अज्यूमिंग 50। तो मेरे पास से जो रिसोर्सेस आउट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास से रिसोर्सेज जो जा रहे हैं, फेयर वैल्यू जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर कितनी है, बोलिए 100, यानी कि 100 वर्थ की चीज आपके पास से जा रही है, और तो और आप अपने बटवे से निकाल के या डब्बे से निकाल के पैसे कितने दे रहे हैं, बोलिए 50। तो 100 वर्थ की चीज गई, 50 का गया, ये वाली बात समझ आई, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है, बोले 100, कैश पे कितना है 50। तो इसका मतलब आपके पास से रिसोर्सेज जो जा रहे हैं वो कितने वर्थ के जा रहे हैं, 150 के। तो स्टैंडर्ड ने ये बोला कि अगर तुम्हारे पास फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट लेट्स सपोज 170 है, कितनी है, बोले 170 है, तो तुमने यहाँ पे करना क्या है, 170 है, तो तुम क्या करोगे, ये नहीं देखोगे न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है कितनी, तुम यहाँ पे ये देखोगे न्यू एसेट तुम्हें पढ़ कितने का है। तो कितने का पड़ा है, 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। बाकी इसकी जो डिस्पोजल और मजीद जो इसकी एंट्रीज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा सिर्फ डिस्कशन यहाँ पे ये है कि न्यू एसेट जो हमारे पास इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से आ रहा है उसको मैं डेबिट कितने से करूंगा, सिर्फ इसका सवाल का जवाब हमने यहाँ पे लिया। अच्छा जी, इसी तरह से तीसरी बात आ रही है, मैं भी सवाल लेता भी हूँ। तीसरी बात हमारे पास क्या आ रही है, सर हमें ना पुराने एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, ना हमें पुराने एसेट की फेयर वैल्यू ना मालूम है हमें, ना हमें न्यू एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, ठीक है जी। तो सर क्या करें, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो यार पुराने एसेट की कैरिंग वैल्यू तो तुम्हारे इल्म में होगी ना। अगर आप बोलोगे सर ये भी हमें मालूम नहीं, तो मैं बोलूंगा आप हम में से नहीं, आप कर क्या रहे हो कि यार आपके पास कॉस्ट मालूम है, तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन, तुमने ये तो काम तुम्हारे खुद के करने का है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यार तुम पुराने एसेट की कैरिंग वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सुने, थर्ड सिनेरियो में तुम्हें फेयर वैल्यू
ओल्ड एसेट की मालूम नहीं है, तुम्हें फेयर वैल्यू न्यू एसेट की भी मालूम नहीं है, तो सर यहाँ पे क्या किया जाएगा? स्टैंडर्ड ये बोलता है कि कैरिंग वैल्यू तो पता है ना, हमने बोला हाँ पता है, तो उसने बोला जो भी कैरिंग वैल्यू होगी किसकी, बोलिए ओल्ड एसेट की। अगर तुम कुछ पैसे वैसे दे रहे हो तो कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट में तुमको जब पैसे दे रहे हो वो प्लस करा दो, जो भी जवाब आ जाए प्लस कराने के बाद उससे तुमने क्या करना होगा, न्यू एसेट को अपने पास क्या करा देना होगा, बोलिए डेबिट करा देना होगा। ठीक है जी, ये हमारा कुछ डिस्कशन था। और कुछ डिस्कशन में आई थी चीजें, मैं लेता हूँ कुछ और डिस्कशन में चीज आई थी क्या? लाइबिलिटी, पेबल्स, अक्रूवल्स और प्रोविजन के हवाले से हमने चलो क्या लिखा था, देखिए हमारे पास, देखो बेटा बात सुनिए, लाइबिलिटी में हमारे पास एक होता है पेबल, ये बोर्ड पे लिखवाया था मैंने, एक होता है अक्रूवल्स और एक होता है बोलिए क्या, प्रोविजन। ये तीनों क्या है बोलिए, लाइबिलिटी है। सर अक्रूवल्स में और पेबल्स में क्या फर्क है? बेटा बात सुनो, आपने मुझसे माल खरीदा है 10,000 रुपए का, किस पे? उधार पे। आपने मुझसे 10,000 रुपए का माल खरीदा है, बोलिए किस पे? उधार पे। तो इसका मतलब 10,000 का माल खरीदा है उधार पे और 30 दिन के उधार पे खरीदा है, तो आप मुझे बताइए आपने मुझे पे कितना करना है? 10,000। कब पे करना है? 30 दिन में। ये वाली बात समझ आई? तो क्या आप अमाउंट जानते हो कितना पे करना है? बोलो, ये आपका ख्याल है। सर हमने माल खरीदा अल्लाह की कसम 10,000 रुपए का और 30 दिन का उधार बेचने वाले ने हमें दिया है, तो इसमें क्या ख्याल है? सर लिखा हुआ है 10,000 रुपए का माल और लिखा हुआ है 30 दिन, तो इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरा ख्याल है कि हम 30 दिन में दे देंगे। अबे भाई देख 30 दिन लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है कि मैं 10,000 रुपए दे दूंगा। ओ भाई 10 का तूने माल खरीदा है, ख्याल कहां से आ गया? क्या ये बात समझ आ रही है? जहां पे अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन है ना, वहां पे हम लोग बोलेंगे पेबल्स। ठीक सर, एक्चुअली क्या हम अक्रूवल्स बोल सकते हैं? नहीं। ना हम लोग प्रोविजन बोल सकते हैं? नहीं। सर वो लायबिलिटी तो है। देखो जहां अमाउंट एंड टाइमिंग सर्टेन होगा वहां बोलो पेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स बोलो। राइट, डन। अच्छा जी, फिर दूसरी एग्जांपल लेता हूं अक्रूवल्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो कंज्यूम करने के बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। तो लेट्स सपोज दिसंबर हमारा ईयर एंड है, दिसंबर में हमने बिजली कंज्यूम की और दिसंबर में हमने अकाउंट्स को फाइनलाइज भी करना है, और दिसंबर का जो बिल है बिजली का वो कब आएगा? बोलिए जनवरी में आएगा। तो सर क्या हम लोग दिसंबर का बिल एस्टिमेशन की बेसिस पे दिसंबर में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर हमने जो एस्टिमेट किया वो लेट्स सपोज आए 1000 यूनिट, लेकिन जिस टाइम मीटर रीडिंग हुई, सही है जी, उसके मीटर रीडिंग करने में और हमारी मीटर रीडिंग करने में अगर कुछ घंटों का या कुछ टाइम का डिफरेंस होगा, हमने एस्टिमेट किए थे 1000 घंटे, वो एस्टिमेट करके कितना गया? सेम डे ही आया। एस्टिमेट में कितना फर्क आ जाएगा? क्या हजारों यूनिट का फर्क आएगा? नहीं सर, कोई 10, 15, 20, 25 यूनिट का फर्क आएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? अगर हमारा रोजाना का इस्तेमाल था फॉर एग्जांपल 10 यूनिट, तो 30 यूनिट के, मिसाल के तौर पे अगर हमारे रोजाना के जो हैं वो आप कह लें 40 के करीब यूनिट हैं, या हम लोग कह लें कि 25 के करीब है, भाई महीने के यूनिट हमारे तकरीबन एस्टिमेट के मुताबिक कितने बन गए? बोलिए 1000 यूनिट बन गए। अज्यूमिंग कितने बन गए? बोलिए 1000। इस स्क्रीन को भी जरा साथ में लेके चलना होता है क्योंकि कभी कभी ना धोखा दे देती है। अच्छा जी, तो अब बताओ हमने एस्टिमेट किया था, रुकिएगा जरा जी, कुछ स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा था बार बार, आई होप सब सेटल है। अच्छा जी, हमने अज्यूम किए थे, एस्टिमेट किए थे 1000 यूनिट, लेकिन हमारे पास जो बिल आया या तो वो 995 यूनिट का बिल आया। अच्छा जी, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आपने एस्टिमेट किए थे 1000 यूनिट बिजली के, लेकिन जो बिल आया वो 995 यूनिट्स का आया, या बिल जो आया वो 1005 यूनिट का आया, या 1010 यूनिट का आया। तब आप मुझे बताइए, और जो बिल आता है ना दिसंबर का, वो अगले महीने की 5 से 10 तारीख के दरमियान आता है। तो अब आप मुझे बताओ जो बिल की अदायगी है वो कब होनी है? अगले महीने की 5 से 10 तारीख के दरमियान, ठीक है जी। और जो बिल की अदायगी करनी है आपने, वो कितने यूनिट्स की करनी है? 1000 की आपने एस्टिमेट किया हुआ है,
तो अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से अनसर्टेनिटी है या नहीं है? क्या अनसर्टेनिटी मटीरियल है या इममटीरियल है? बोलिए, इममटीरियल। सर यहां पे अभी हम बात करेंगे, एक होता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, और उसके अंदर हम जाके देखेंगे एक होती है क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अभी हम बात करते हैं, ये तो बात नहीं हुई ना हमारी। तो सुनिए सर, अगले महीने की 5 से 10 तारीख के दरमियान बिल आ जाएगा, तो ये क्या बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है? नहीं सर, बिल जो आएगा वो 1000 यूनिट के आसपास ही आएगा, आसपास ही आएगा। तो क्या ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है अमाउंट के हवाले से? क्या 5 से 10 तारीख के दरमियान आएगा? तो ये क्या टाइमिंग के हवाले से बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है? बोले नहीं सर, अनसर्टेनिटी तो है ना, माने तो। मैंने कब बोला कि मैं नहीं मानता कि अनसर्टेनिटी नहीं है? ओ भाई अनसर्टेनिटी है। 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाएगा, 1000 नहीं तो यार 1001 यूनिट का आ जाएगा, या 1000 से 2-4 यूनिट कम या 2-4 यूनिट ज्यादा आ जाएगा। सर अल्लाह की कसम अनसर्टेनिटी तो है ना। मैंने बोला मानता हूं अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो बड़ी इममटीरियल है, यानी कि कोई इसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट मेरी सोच पे नहीं पड़ता। बात समझ आई? और इससे मेरे जो फैसले हैं उस पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब सोच पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो उसका मतलब मेरे फैसलों पे भी कोई इंपैक्ट बोले नहीं पड़ने वाला। तो अगर अनसर्टेनिटी है अमाउंट के हवाले से या टाइमिंग के हवाले से, और अनसर्टेनिटी के अगर बोलिए इममटीरियल है, पेबल मत बोलो, क्या बोलेंगे? बोलिए अक्रूवल्स। तो पेबल में अमाउंट एंड टाइमिंग क्या होता है? बोलिए सर्टेन। अक्रूवल्स में अमाउंट और टाइमिंग जो है वो अनसर्टेन होता है, या तो दोनों में से कोई एक। और अनसर्टेनिटी जो होगी वो आपके फैसलों पे इंपैक्ट नहीं डालेगी, यानी कि वो जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है हसनैन भाई? इममटीरियल है। क्या ये वाली बात समझ आई? तो सर अब आ जाए तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। क्या है बोलिए? वर्ड प्रोविजन। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी बात कि अक्रूवल्स क्या है और पेबल्स क्या है। आज से पहले तो यार पेबल बोलो अक्रूवल बोलो जाने दो, कुछ ऐसा था हमारे पास, लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि पेबल अक्रूवल चलो जाने दो। लेकिन अगर आपसे कोई बिठा के पूछे यार अक्रूवल और पेबल में वाकई में अल्लाह की कसम कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप 2-4 बातें उसको जस्टिफाई करने के लिए जरूर देंगे। यार जो डिफरेंस आता है ना पेबल और अक्रूवल में, वो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी का आता है। और अगर अनसर्टेनिटी जो है इममटीरियल है तो बोल दो अक्रूवल। तो अब आपके जहन में खुद बात बन गई यार ये प्रोविजन जो है ना ये इन दोनों से हट के होगा, प्रोविजन जो है वो इन दोनों से हट के होगा। बेटा बात सुनो, हमने अभी बात की थी कि डिसमेंटलिंग प्रोविजन, डिसमेंटलिंग के हवाले से, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? सर ये फ्यूचर कॉस्ट है, ठीक। और ये वो कॉस्ट है जो आज हम लोग पे नहीं करेंगे। कब पे करेंगे? जब एसिड की लाइफ एंड हो जाएगी, ये यूज एंड हो जाएगा। तो सर क्या इस फ्यूचर कॉस्ट को हम लोग एस्टिमेट करवा के आज रिकॉर्ड करेंगे? जवाब आया आज रिकॉर्ड करोगे। आपने बोला यार ये तो फ्यूचर कॉस्ट है, आज क्यों रिकॉर्ड हो रही है? जवाब आया अबे भाई तुझे एसिड को यूज करने का जो इख्तियार है ना वो मिली सिर्फ इस वजह से रहा है क्योंकि तूने वादा कर लिया है कि तू फ्यूचर में जब एसिड की लाइफ एंड होगी, यूज एंड होगा, तो तू उस जगह से उस एसिड को हटाएगा, उसकी अनइंस्टॉलेशन करेगा, और वो जो भी डैमेजेस हुए हैं उसको तुम क्या करोगे? रिस्टोर करोगे। तो चूंकि तुमने ये वादा कर लिया है, तुमने अपनी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली है, इसी वजह से तुम्हें एसिड को यूज करने का इख्तियार मिल रहा है, तो तुम इस कॉस्ट को क्या करोगे? बोलो कैपिटलाइज करोगे। और जो कैपिटलाइज करोगे वो फ्यूचर वैल्यू पे नहीं करोगे, फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंट रेट की मदद से आप क्या निकालेंगे? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उससे आप क्या करेंगे? एसिड की कॉस्ट में उसको करा देंगे हम लोग ऐड। अब सुनिए, ये जो प्रोविजन, ये जो अभी हमने बात की है एस्टिमेशन, फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है कि ये कॉस्ट आज से 5 साल या 10 साल बाद जाके इनकर होनी है? बोले क्या ये बात तय है? सर एसिड की लाइफ 10 साल है, इसका मतलब 10 साल बाद इनकर होनी है। सर एसिड की लाइफ 4 साल है, इसका मतलब 4 साल बाद जाके इनकर होनी है। सर टाइमिंग के हवाले से तो हमें पता है, वी आर श्योर। As far as amount is concerned, यानी कि वो अमाउंट जो कि तुमने 5, 10, 15, 20 साल बाद जाके तुमने पे करना है, उसको तुमने आज अपने एक्सपर्ट्स के तहत क्या करवाया है? बोलिए एस्टिमेट कराया है। डन। तो सर ये तो लायबिलिटी होगी, मैं भी बोलता हूं लायबिलिटी होगी, तो क्या मैं पेबल बोलूं? अब देखो जरा बात आपको डिसिप्लिन से समझ आएगी। क्या मैं पेबल बोलूं? सर क्या मैं अक्रूवल्स बोलूं? सर वो 5 साल 10 साल
डिस्काउंट रेट एस्टिमेट हो रहा है, फ्यूचर अमाउंट एस्टिमेट हो रहा है। तो अब आप खुद देखिए यहां पे एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो है वो अक्रूवल्स के मुकाबले में आपको ज्यादा नजर आ रहा है। तो जहां अनसर्टेनिटी अमाउंट के हवाले से या टाइमिंग के हवाले से या दोनों के हवाले से अगर मटीरियल होगी तो सर यहां पे हम लोग पेबल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम अक्रूवल्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा? प्रोविजन का। तो सर ये जो प्रोविजन है, और आज से पहले जो हम प्रोविजन पढ़ते आ रहे थे, बेटा एक था, बोलिए क्या? कॉन्ट्रा एसेट, जिसको नेगेटिव एसेट भी बोलते हैं, राइट? ये क्या था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप लोगों ने जो इस्तेमाल किया था पीआरसी 4 में, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट का वर्ड इस्तेमाल किया था। डन। सो व्हाट वाज दैट प्रोविजन? दैट वाज a contra asset, negative asset. It will shown in the asset section in the balance sheet with a negative sign. Hello, with a negative sign. समझ आ रही है बात? यानी कि एसेट माइनस क्या कराते थे? बोलिए प्रोविजन। तो इसका मतलब ये जो भी हम लोग माइनस कराते थे वो एसेट वाले पोर्शन में से कराया जाता था, बोले माइनस। डन। सर ये जो दूसरा प्रोविजन है ये क्या है? ये बोलिए क्या है? IAS 37 जो हमारे कोर्स में नहीं है उसके मुताबिक क्या है? बोलिए लायबिलिटी है। क्या है? बोलिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है IAS 37 के मुताबिक। IAS 37 इंशाल्लाह FAR 2 में पढ़ेंगे। वहां पे स्टैंडर्ड का नाम है प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट। जिस तरह से IAS 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 40 का नाम चूंकि हमारे डिस्कशन में आ गया है, हमने बोला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब चूंकि IAS 37 का एक अल्फाज है, क्या नाम है? बोलिए प्रोविजन। तो IAS 37 का नाम क्या है? ऐसे ही नाम दे रहा हूं, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड का नाम है प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ये क्या होगा इसके अंदर वो आप FAR 2 में इंशाल्लाह देखेंगे। उसमें से सिर्फ एक वर्ड जो अभी हमारे डिस्कशन में आया वो क्या है? सर चूंकि हम लोग बात कर रहे थे लायबिलिटी के हवाले से, तो लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग्स। ठीक बेटा, बात सुनो। सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइमिंग, अनसर्टेन अमाउंट, अनसर्टेन टाइमिंग, बट अनसर्टेनिटी इज इममटीरियल। अनसर्टेन अमाउंट और अनसर्टेन टाइमिंग, बट अनसर्टेनिटी इज व्हाट? बोलिए मटीरियल। सर मटीरियल से मुराद क्या? वो बात जिससे मेरे फैसले मुतासिर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए मटीरियल। अब एक बात सुनिएगा, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वहां पे जब आपने मालूमात हासिल करना शुरू की तो पता ये चला कि यार उस कंपनी का जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, उसके अंदर 50 रुपए का एक एरर है, तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और पता चला कि यार उसके जो प्रॉफिट आ रहा है, मिलियंस में प्रॉफिट आ रहा है, उसमें 50 रुपए का क्या है? बोलिए एरर है। तो क्या आपके लिए यार ये तो जबरदस्त खबर तूने बता दी, ब्रेक करते हैं, 50 रुपए आपके फैसले पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन बोलिए क्या है? बोलिए इममटीरियल। लेकिन अगर आपको पता चला, एक तो बार बार ये डिस्टर्ब हो रहा है जी, कुछ स्क्रीन का इशू आ रहा है बार बार, इस वजह से मैं अपनी बात करते करते रुक जाता हूँ और फिर जब मैं आपको देखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब बात सुनिए उमर भाई, आगे बढ़े बात। तो हम क्या बात बोल रहे थे? बताइए वो। हाँ, और कुछ नहीं, अभी हम मटीरियलिटी के हवाले से बात कर रहे थे 50। तो आप मुझे बताइए, जो 50 रुपए की बात हो रही थी, आपके डिसीजन, आपके फैसलों पे क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ सकता। इसी तरह से अगर आपको बात पता चले कि यार इस कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है 1 मिलियन, इसमें तकरीबन ये जो 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 3 लाख का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने ओवर या अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये इंफॉर्मेशन आपके फैसलों पे इम्पैक्ट डाल सकती है? बोलिए ठीक। तो इसका मतलब वो जो 50 रुपए वाली बात है वो क्या है आपके लिए? इममटीरियल। और वो जो 3 लाख वाली बात है वो क्या है? बोलिए आपके लिए मटीरियल। तो इस तरह की मटीरियलिटी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी। क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव
मटीरियलिटी। इसी तरह से एक आता है क्वालिटेटिव। सर क्वालिटेटिव में ये जरा बात को समझते हैं, सिंपल सी एग्जांपल, अभी लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं, ज्यादा मैं इसमें टेक्निकल इश्यूज पे बात अभी नहीं की जा रही। क्वांटिटेटिव यानी कि 50 और 3 लाख, सिंपल रखने के लिए। सर क्वांटिटेटिव में क्या होगा, ये तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में क्या होगा, जिस जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पता ही चला कि यार वहां के किसी एम्प्लॉयर ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख का, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपके लिए एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है 2, 4, 5 लाख रुपए का, अकाउंटेंट था उसने फ्रॉड किया 2, 4, 5 लाख का, आपके लिए इंफॉर्मेशन मटेरियल है या इममटेरियल है? अच्छा, आपको पता चला दूसरा सिनेरियो कि यार वहां का जो डायरेक्टर है ना उसने 5 लाख का फ्रॉड किया। अब आप मुझे बताइए, एक एम्प्लॉय ने 5 लाख का गबन किया, गबन समझते हैं ना, फ्रॉड, गद्दारी, धोखा, चोर, ठीक, वो वाला काम। 5 लाख का दगा किया, सही ना, दगा बोलेंगे ना पश्तो में, दगा। 5 लाख का दगा दिया है, बोलते हैं पश्तो में अगर कोई वो रिलेशनशिप बने हो, तुमने हमारे साथ दगा किया, वो वाला दगा। अब आप बात सुनिए, तो 5 लाख का फ्रॉड किया, धोखा दिया, दगा दा, पता नहीं लाना था, पता नहीं क्या हो गया। मतलब एम्प्लॉय ने 5 लाख का फ्रॉड किया और एक तरफ बात हुई कि 5 लाख का फ्रॉड डायरेक्टर ने किया। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसी कंपनी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वहां पे जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो पता ही चला कि यार डायरेक्टर ने 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया है, और दूसरी तरफ आपको पता चला कि वो जो एम्प्लॉय है उसने 5 लाख का फ्रॉड किया है। 2 अगर अलग सिनेरियोस की हम बात करें तो सिनेरियो 1 की अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय ने 5 लाख का फ्रॉड किया, और सिनेरियो बी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर ने 5 लाख का फ्रॉड किया, तो आप मुझे बताइए, आप इन्वेस्टर हो, आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन मटीरियल है? डायरेक्टर। इस तरह की मटीरियलिटी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। सर आसान अल्फाज में मटीरियलिटी के बारे में आप बताइए यार, हर वो बात जो आपके फैसलों पे अफेक्ट डाले, एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इंफॉर्मेशन इज व्हाट, बोले मटीरियल। ये थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, ठीक। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं यार, कोई भी ऐसी बात चाहे वो नंबर्स में हो, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, और उस बात से आपके फैसले मुतासिर हो सकते हैं, आसान ज़बान और क्या बोलूँगा, उसको हम बोलते हैं मटीरियलिटी। इसमें होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव। आने समझे भी हो? अच्छा आगे बढ़े। हाँ, और क्या चीज़ें आ रही हैं? बस हो गया। और चलें हैंड आउट पे आ जाइए। अब हैंड आउट के आप आइएगा, अब शुरू हो रहा है सिलसिला न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स करके इस काम को ज़रा फारिग करते हैं। पेज नंबर बेटा आप आ जाइए 5 पे, पेज 5 पे। जी बच्चों हैंड आउट मिल गया आप लोग को? अब आप लोग आ जाइए जी, ज़ीरक, एहतिशाम, ऑन सिद्दीकी, आ जाइए बेटा पेज नंबर 5 पे। अच्छा आज की क्लास हमारी जो तीसरी क्लास है, इस क्लास के अंदर आप समझे मैंने पहली और दूसरी क्लास का काम बहुत क्विकली रिवाइज करा दिया है। तो अब अगर आप उसको अपने इन पे लेक्चर नंबर 1 और 2 को अटेंड करना चाहेंगे भी, तो आपको होपफुली सारी बातें बहुत आसानी से खुद समझ आ जाएंगी, इतना मसला होगा नहीं। तो 1.5 की आप स्पीड पे देखिएगा, 1.5 या 1.75, बिकॉज लाइव जब हम जा रहे होते हैं तो उसमें एक अलग टेम्परामेंट बना हुआ होता है, और एक प्योरली सिर्फ जब रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें जो है वो आपको महसूस नहीं होगा, 1.5 करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन लाइव का मामला जो है वो अलग होता है, क्योंकि आपको भी कैमरे वालों को भी देखना है, कोशिश करनी है कि आप कैसे देखते हैं, और जो सामने बैठे हुए हैं उनसे भी बातें करनी है, और फिर इस स्क्रीन को भी देखना है। समझे हमारे पास 3 तरह की स्क्रीन्स हैं, एक जो ऑनलाइन है, एक सामने बच्चे जो बैठे हुए हैं, और तीसरा यहाँ पे ही है।
और फिर जो जवाब सवाल आ रहे होते हैं उसको यहाँ पे जवाब देना है। हम तो खैर यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन आप लोग जो है वो थोड़ा सा यूज्ड टू अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आइए बेटा पेज नंबर 5 पे पहला सवाल है, क्विकली करेंगे, क्विकली, राइट। निप्पॉन लिमिटेड took delivery of a land server on the first day of July 2001. The list price of the equipment was 1,50,000, but Nippon Limited was able to negotiate price of 100,000 with the supplier. The list price of equipment was 1,50,000. The list price 1,50,000, but Nippon Limited was able to negotiate a price of 100,000. इसका मतलब ये जो है, देखो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है बल्क परचेज डिस्काउंट, एक होता है बार्गेन डिस्काउंट। तो नेगोशिएशन की मतलब बार्गेनिंग की है, तो उस पर जो हमें डिस्काउंट करने के बाद कितने की पड़ गई है जी, 1 लाख, तो 50,000 इज ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस 1.5 लाख माइनस 50,000 इज फॉर ट्रेड डिस्काउंट। However, the supplier charges an additional ₹3400 to install and test the equipment. Testing cost है, यानी कि 1.5 लाख माइनस 50,000 प्लस 3,400 डन। The supplier offered a 5% discount if Nippon Limited paid the equipment and additional installation cost within 7 days. It has nothing to do with the price of asset. बिकॉज ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगी या कम नहीं करेगी। बिकॉज अगर आप अर्ली सेटलमेंट करते हैं, याद कीजिए PRC 4 में आप क्या करते थे कि आपने जब माल बेचा किसी को उधार पे 30 दिन का और 1,000 रुपए का माल, और आपने इसको कहा कि भाई साहब अगर आप मुझे 5 दिन में पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 1,000 रुपए का माल है तो हम आपको 100 रुपए का दे देंगे डिस्काउंट। PRC 4 को मैं लिंक कर रहा हूं। अब अगर उसने 5 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर दी, तो एक बात बताओ, आपने माल बेचा कितने का था, 1,000 का, कितने दिन के लिए, 30 दिन के उधार पे। आपने बोला था उसको कि भाई साहब तुम 5 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें, यानी कि आप उसको कितने का डिस्काउंट देंगे, बोले 100 का। कितने का, 100 का। उस शख्स ने आपको 5 दिन में पेमेंट कर दी, तो आप मुझे बताइए पैसा कितना आएगा आपके पास, बोले 1,000 आएगा या 900 आएगा, 900 आएगा। रिसीवेबल आपका था कितना, 1,000, राइट। पैसा आया कितना, 900 आया। तो इसका मतलब रिसीवेबल्स को आपने खत्म करना होगा कितने से, 1,000 से खत्म करना होगा। डेबिट कराना होगा कैश 900, और बाकी जो 100 होगा वो किस नाम से रिकॉर्ड कराया जाएगा, डिस्काउंट अलाउ के नाम से रिकॉर्ड कराया जाएगा। सही है नहीं। तो ये जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, सही है, ये आपके एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े। निप्पॉन लिमिटेड वॉज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है जी, वो उनकी इनकम में आ जाएगा। द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स फॉर द सर्वर कॉस्ट 1100, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेटा जरा वेट कीजिएगा, ये बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना। ये एहतशाम ज़ीरक जल्दी से बताओ बच्चे। चलिए अब अगर होगा तो फिर मैं थोड़ा सा होल्ड करके इस मैटर को जरा रिजॉल्व करते हैं। बेटा 1100 ऐड होगा नहीं होगा, ऐड होगा। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन, जो फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन होती है ना, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, और बाद में अगर किसी किस्म की मॉडिफाई कराते हैं तो वो हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग 1900 प्रूव्ड नेसेसरी, हम क्या करेंगे, बोले एसेट की कॉस्ट में ऐड कराएंगे। यार होता ही है ना कि जब हम कोई चीज़ लेके आए, हमने कहा इसको ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे करें, तो इसका मतलब हम लोग क्या करा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको। याद कीजिए हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हर वो कॉस्ट जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी है। सुनो इस बात को जरा मैं और खोलता हूं। एक ऐसी कॉस्ट जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है,
अब ये जो मॉडिफाई कराया जा रहा है, ये मैनेजमेंट की नजर में क्या है, ये जरूरी है ताकि उस एसेट को वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी इंटेंशन के मुताबिक क्या कर सके, बोलिए, इस्तेमाल कर सकें। समझ आई बात? अच्छा जी, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो स्टाफ था were sent on a special training course to operate the server which costed 9,900 to Nippon Limited। अब आप मुझे बताइए, क्या स्टाफ ट्रेनिंग को आप एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? सर, स्टाफ ट्रेनिंग को हम लोग एक्सपेंस आउट इसलिए करेंगे और कैपिटलाइज इसलिए नहीं करेंगे। कैपिटलाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सर उस स्टाफ पे, उस एम्प्लॉय पे इदारे का कंट्रोल बोले नहीं होता, और एसेट की डेफिनेशन को मीट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल का वर्ड या अल्फाज मीट होना जरूरी है। बिकॉज एसेट की डेफिनेशन में क्या होता है? रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एंड आउट ऑफ विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर प्रोबेबल टू फ्लो टुवर्ड्स द एंटरप्राइज। यानी कि सिंपल, रिसोर्स, कंट्रोल, बेनिफिट्स, यानी कि तीन बातें। तो सर एम्प्लॉय पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो जब कंट्रोल नहीं होता तो उसका मतलब सर उस पे आप लाखों रुपया क्यों ना खर्च कर दो, वो आप अपनी बुक्स में एम्प्लॉय को एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जवाब सर, चूंकि हमारा उस एम्प्लॉय पे सर कमाने का जरिया है 100%, सर वो हमें बेनिफिट देगा 100%, यानी कि आउट ऑफ 3 पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ एसेट, रिसोर्स, कंट्रोल, बेनिफिट। तो भाई जो एम्प्लॉय है कमाने का जरिया बना हुआ है हमारे लिए सर, वो हमें कमा के दे रहे हैं नंबर 3, लेकिन सर हमारा एज एन एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय पे क्या नहीं है, बोले, कंट्रोल नहीं है। आज नहीं तो कल वो छोड़ के जा सकता है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग स्टाफ ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉइज पे हो रहा है। तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज बोले नहीं करेंगे। आगे देखिए, द इक्विपमेंट वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट एट अ प्रीमियम ऑफ 4% पर एनम ऑफ कॉस्ट। The equipment was insured against fire and theft at a premium of 4% per annum of cost। सर ये जो इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, चोरी चकारी से बचने के लिए भी हमने इंश्योरेंस करा ली है। सर ये जो कॉस्ट होती है, क्या एक दफा हम लोग बेयर करते हैं ये कॉस्ट, या ये बार बार होती है, हर साल कराते हैं? हर साल। तो सर जो हर साल एसेट पे कॉस्ट लगेगी, इस तरह की कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? रिकरिंग कॉस्ट। और रिकरिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो सर वो कहां जाएगा? वो याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंस की बात थी, दरवाजा खुल जाएगा, वो जो रिकरिंग कॉस्ट है वो वहां चले जाएगी। समझ आई बात? तो भाइयों बहनों, हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज प्लस क्या माइनस होना है। तो देखिए, लिस्ट प्राइस सवाल है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे तो लिस्ट प्राइस कितनी? 150,000। डन। ट्रेड डिस्काउंट 50,000। ठीक है जी, ये कितना? 1,00,000। दिस इज व्हाट? परचेज प्राइस, राइट। और इसमें क्या रहा है? इंस्टॉलेशन कितना? 3400। और फिर इसमें हमारे पास वायरिंग वगैरह आ रही है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह कितना? 1100। और मॉडिफिकेशन, फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन कितना? इन सबको आप प्लस कर दें, 106,400। सिंपल इज दैट। अब आपने इसको वर्टिकली किया हो, हॉरिजॉन्टली किया हो, इट्स अप टू यू। वी आर हियर जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, और क्या ऐड या लेस नहीं होगा। आगे बढ़िए जरा जल्दी से, और अपने पास ये नोट करके लिख दीजिएगा, रिकरिंग कॉस्ट आर नॉट कैपिटलाइज्ड। रिकरिंग कॉस्ट आर नॉट कैपिटलाइज्ड। Recurring costs are not capitalized. Recurring costs are not capitalized. आगे बढ़े, पेज नंबर आ जाइए 6 पे।
कौन सा बेटा? 5%। अभी सवाल ये किया जा रहा है कि सर ये जो 5% डिस्काउंट की जो बात हो रही है, भाई जो सेलर था उसने हमें ऑफर की थी कि भाई साहब अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर देंगे ना तो हम आपको 5% का देंगे डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो मिल रहा है आपको वो एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। वो जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो देने वाला है वो उसको रिकॉर्ड करेगा अपने पास डिस्काउंट अलाउ के नाम से, और डिस्काउंट अलाउ इज एन एक्सपेंस, और जल्दी पेमेंट करने वाले बंदे को डिस्काउंट मिल रहा होगा जो बोलेगा डिस्काउंट रिसीव, जो कि क्या होती है बोलिए? इनकम। PRC 4 में हमने डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव के हवाले से दो ट्रीटमेंट किए थे। आई रिपीट, दो ट्रीटमेंट थे सर। डिस्काउंट अलाउ को हेलो या तो एक्सपेंस बुक करो, डिस्काउंट अलाउ को या तो एक्सपेंस बुक करो, अगर एक्सपेंस बुक नहीं करते तो रेवेन्यू को कम करो। डिस्काउंट अलाउ तुम्हारे प्रॉफिट को क्या करेगा बोले? कम करता है। अब प्रॉफिट को कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक्सपेंस को बढ़ा दो या तो रेवेन्यू को कम कर दो। तो PRC 4 रिकॉल करा दिया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा बुक ऑफ प्राइम एंट्री के नाम से तो वहां पे ये ट्रीटमेंट देखा होगा, या तो खर्चा बढ़ाओ या तो रेवेन्यू कम करो। अल्टीमेटली आउटकम क्या है? टू रिड्यूस प्रॉफिट। और डिस्काउंट रिसीव के हवाले से आपने भी दो ट्रीटमेंट पढ़े होंगे, PRC 4 की बात कर रहा हूं। या तो उसको आप इनकम ट्रीट करो, अदर इनकम ट्रीट करोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बोले? बढ़ जाएगा। अगर अदर इनकम तुम ट्रीट नहीं करते यानी कि डिस्काउंट रिसीव के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते तो सर फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सर वो जो परचेज होती है ना, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है, परचेज में से क्या करा देंगे बोलिए? उसको माइनस करा देंगे। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस जब कम हो जाएगा, एक्सपेंस जब कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगा बोलिए? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये PRC 4 का क्विक मैंने आपको रिवीजन दे दिया। अब आ जाइए पेज नंबर 6 पे। इनिशियल कॉस्ट, ये सवाल उठाया गया है ग्रिपिंग IFRS, एक किताब है वहां से। A लिमिटेड बॉट ए स्पेशल ब्रेड मेकिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 20x1। इसको पढ़ा जा रहा है किस नाम से? 20x1 के नाम से पढ़ा जा रहा है, 1 जनवरी 20x1। बोलिए इसको 2000x1 नहीं पढ़िएगा या 2001 नहीं पढ़िएगा, बोलेंगे क्या इसको? 20x1 बोले फिर से 20x1। डिटेल्स ऑफ विच फॉलो: परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज जो कि नॉन डिफरेंडेबल है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब वी नीड टू सॉर्ट आउट कि क्या प्लस होना है, क्या नहीं होना, क्या माइनस होना है, क्या नहीं होना, राइट? ओके, परचेज प्राइस एक जरा अपना माइंड मेकअप करें। सर ये तो प्लस होगा, इंपोर्ट ड्यूटीज भी सर ये प्लस होंगी, इंस्टॉलेशन सर ये प्लस होगा, फ्यूल इनकर्ड when transporting the plant to the factory, सर प्लांट कमर्शियल यूज में आ गया है, अब जो फ्यूलिंग ऑयलिंग होगी चालू होने के बाद, राइट? एसिड को इस्तेमाल में आप ला चुके हैं, अब मशीन जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है, और अब जो उसकी ऑयलिंग, फ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप लोग फ्यूल खर्च कर रहे हो ताकि उस एसिड को वहां से अपने पास ला सकें, तो उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज। एडमिन कॉस्ट, जितने तरह की एडमिन कॉस्ट होती हैं सर, वो एसेट आए या ना आए, एडमिन को तो उनके अपने काम की तनख्वाह मिलेगी, चाहे उनसे काम करवाया जाए या उनको फारिग बिठाया जाए, उनकी तनख्वाह जो तयशुदा है वो तो उनको मिलनी है। तो एडमिन कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज। चलो जी, एसेट आया जी, पार्टी जैसे होता है ना, दोस्त ने फोन ले लिया, अब जानी पार्टी कब दे रहे हैं, ये एसेट नया आ गया तो सर पार्टी कब दे रहे हैं? चलो सर ने आपको पार्टी शार्टी दे भी दी, अज्यूमिंग सर ने अगर आपको, चलो बिरयानी वाली पार्टी वो ड्यू है इंशाल्लाह, अगर वो पार्टी दे भी दी, अभी रिजल्ट आने वाला है ना इंशाल्लाह PRC 4 का, तो चलो पार्टी अगर दे भी दी, मैं यहाँ की अपनी बात नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ भाई एसेट आया है और आपने बोला सर इतनी जबरदस्त आपने मशीनरी इंपोर्ट की है जर्मनी से वगैरह वगैरह, आप तो फुल एकदम जर्मन स्टाइल के लिखना शुरू हो गए, अब कोई पार्टी शार्टी बनेगी। होता है ना कभी कभी लोग नई गाड़ी लेते हैं या वो नई नई दुल्हन होती है या बहुत सारी और चीजें होती हैं, तो पार्टी हो रही होती है, तो देते हैं ना, पार्टी देते हैं, क्या करें यार, वो आज हम दे रहे हैं पार्टी, कल किसी और का वक्त आएगा तो हम भी वसूलेंगे, ऐसा थोड़ी है, और ये गिव एंड टेक का ज़माना है। एनीवेज, ये जो पार्टी आप दे रहे हैं, क्या इसका खर्चा जो है, देखो अकाउंटेंट चाहे ना, सेठ जो चाहे वो तो बहुत कुछ कर सकता है, वो यहाँ से यूं उधर से उधर, लेकिन अभी हम लोग अच्छे बच्चों की तरह उसका जो जेन्युइन ट्रीटमेंट है वो समझ रहे हैं।
फिर बाकी आके जाके वो आपकी अपनी नॉटीनेस होगी कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। वो आपका ज़मीन अगर इजाज़त देगा तो बहुत कुछ चीज़ आप कर सकते हैं। सही है। एनीवेज, होती हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने भी जब आएंगी ऑडिट करते वक्त या किसी कंपनी में काम करते वक्त बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन क्या करें, वो कंपनी की है, अंडरस्टैंडिंग है। एनीवेज, स्टाफ ट्रेनिंग बोले, ये पार्टी वार्टी वाली कॉस्ट आएगी नहीं आएगी? स्टाफ ट्रेनिंग नहीं। टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर, यानी कि जो ट्रायल रन की जो कॉस्ट होती है, भाई हमने एसिड को अभी कमर्शियली यूज के लिए स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अभी हम लोग जो हैं 24 घंटे 48 घंटे या एक हफ्ते इस मशीनरी को टेस्ट रन के तौर पे चलाएंगे और देखेंगे कि यार जो हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हो भी रही है या नहीं हो रही। मेरे साथ है भाई। तो सर टेस्ट रन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी और जो हमारे पास प्रोडक्ट का आउटकम आएगा उसका क्या किया जाएगा, जरा इस पे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, अब फिर से बात करेंगे यहाँ पे। सर टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? ये कंपल्सरी कॉस्ट है जो कि क्या होगी बोलिए? कैपिटलाइज, राइट। आगे बढ़िए। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल्स एंड बाय प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। सर आज से पहले IS16 में जब अपडेट नहीं आई थी तो उस वक्त होता यह था कि जो टेस्ट रन कॉस्ट है वो पहले भी और आज भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनती थी, पहले भी बनती थी, आज भी बनेगी। टेस्ट रन कॉस्ट पहले भी एसिड की कॉस्ट में प्लस होती थी और आज भी स्टैंडर्ड में अपडेट आने के बाद भी एसिड की कॉस्ट में क्या होगी बोलिए? ऐड। सर तो फर्क क्या है? पहले स्टैंडर्ड अपडेट होने से पहले वो जो सैंपल को बेच के जो पैसा आता था वो हम एसिड की कॉस्ट में से क्या कराते थे बोले? माइनस, पहले। लेकिन अब चूंकि जो अपडेट आई है उसने ये कहा है कि वो जो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल है, जो तुमने ट्रायल रन की मद में जब ट्रायल रन पे एसिड चला, सैंपल्स बने, आए तुम्हारे पास, उसको तुम किसी को 2 पैसे में बेच देते हो, उससे जो तुम्हारे पास पैसा आएगा उसको आज से पहले स्टैंडर्ड अपडेट होने से पहले क्या करते थे? एसिड की कॉस्ट में से कराते थे माइनस। अब उसने बोला उसको एसिड की कॉस्ट में से माइनस ही कराओ, उसको क्या ट्रीट करो बोलिए? इनकम ट्रीट करें। तो पेज नंबर 5 पे देखें, बिल्कुल IFRS अलर्ट के नाम से कुछ दिख रहा है, जरा देखिएगा। अपडेट ऑन IS16। एहतशाम, आपका सवाल है सर, विदाउट स्टाफ ट्रेनिंग हाउ विल द एसिड विल कम इन वर्केबल कंडीशन? किस ये एसिड की कॉस्ट में बताता हूँ बेटा, अभी सवाल देख लिया मैंने। सर फ्यूल वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 5 पे बिल्कुल टॉप पे देखो, ये IFRS अलर्ट है जो कि रिसेंटली आया है। अपडेट ऑन IS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायर्स द प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग आउटपुट प्रोसीड्स रिसीव्ड, यानी कि पैसा जो आया, आउटपुट जो भी हमने मशीनरी से आउटपुट बनाया, उसको जो हमने बेचा तो उससे जो हमारे पास पैसा आया, बिफोर द एसिड इज रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने से पहले हम लोग उसका टेस्ट रन जब कर रहे थे तो जो आउटपुट आया, आउटपुट को बेचा, जो पैसा आया, आज से पहले क्या होता था? एसिड की कॉस्ट में से क्या होता था? माइनस। अब वो क्या बोलता है? यूज टू बी रिकॉग्नाइज, अबे यार, टू बी रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। वापस लौट आए, अभी हम बात कर रहे थे, मुझसे पूछा गया सर फ्यूल वाला पार्ट जरा दोबारा बता दें। देखें, एसिड जब इस्तेमाल में आ जाता है उस पे जो फिर फ्यूलिंग लगेगी, ऑयलिंग होगी, यार वो तो हमारा डे टू डे खर्चा है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लाखों का फ्यूल लगे, हजारों का लगे, रोजाना फ्यूल लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। यहां पे बात क्या हो रही है? यहां पे बात हो रही है कि भाई यार माजरत से ना ये स्क्रीन जर करती है तो मेरा हाथ भी जो है ना वो जर करना शुरू कर देता है। अच्छा यहां देखिए लिखा हुआ क्या है? फ्यूल इनकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री।
प्लांट हमने जहां से खरीदा वहां से अपने पास तक, अपनी फैक्ट्री पे लाने तक के लिए जो खर्चा हो रहा है, हाँ वो होगा यार जी बच्चों, बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये फ्यूल वाली बात समझ आ गई है। और फिर एहतशाम आपने पूछा है स्टाफ ट्रेनिंग। बेटा देखें, मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ का ट्रेनिंग एक कंपल्सरी कॉस्ट है। अब सर, और ये हमारी ऑनगोइंग कॉस्ट है। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, ये हमारी एक ऑनगोइंग कॉस्ट है। ये जो स्टाफ की ट्रेनिंग कराई जा रही है, चाहे वो हजारों रुपए लग रहे हो या लाखों लग रहे हो, सर ट्रेनिंग कराई जाएगी तो ही मशीन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब हम इसको कैपिटलाइज क्यों ना करें? मैंने अभी आपको बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन के थ्रू बात समझाई थी। यार एसेट की डेफिनेशन में बच्चों 3 बातें आती है ना, रिसोर्स, कंट्रोल, बेनिफिट। मैं वो बंदा था जिसने ट्रेनिंग हासिल की चाइना जाके। सर मैं कमाने के लिए उनका जरिया बन रहा हूं, मैं कमा के भी दूंगा, लेकिन सर जिस इदारे के पास मैं काम करता हूं ना, उस इदारे का मुझ पे कंट्रोल नहीं है। सर कंट्रोल नहीं है मतलब क्या हुआ? मैं आपके पास 6 महीने काम करता हूं, मैं 6 महीने काम करने के बाद आपको छोड़ के चले जाऊंगा। सर वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं ब्रीच करता हूं तो सर जो भी उसकी पेनल्टी है मैं आपको पे करने को तैयार हूं। इसका मतलब मैं आपके पास कोई कैद नहीं हो गया, मैं यहां से जा सकता हूं अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता हूं तो। जैसे कि बहुत सारे फुटबॉलर्स वगैरह, क्रिकेटर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, वो डिफरेंट कंपनीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। फुटबॉलर जो है वो फला क्लब के साथ 6 महीने खेलेंगे या 6 साल खेलेंगे या 5 साल खेलेंगे। वो बेसिकली उन फुटबॉलर्स को उन्होंने खरीदा नहीं है। उन फुटबॉलर्स के साथ या उन क्रिकेटर्स के साथ या उन सेलिब्रिटीज के साथ उनका क्या हुआ है, बोलिए एक मुआहदा हुआ है जिसको वो तोड़ सकते हैं। ठीक, तो वो जो मुआहदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। यहां पे अभी बात क्या हो रही है कि स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है कि स्टाफ उस एसेट को या एम्प्लॉय उस एसेट को यूज कर सके। तो बेटा सवाल यहां पे ये आ रहा है कि क्या स्टाफ को हम लोग ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? सर चूंकि स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम लोग इस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़ूं, आप देखें आगे क्या आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट, भाई एडवर्टाइजमेंट ऑफ द स्पेशल ब्रेड टू बी मेड बाय द न्यू प्लांट। सर ऑनगोइंग कॉस्ट है। याद रखिएगा बेटा, एसिड की कॉस्ट में हमारे पास 3 कॉस्ट आनी है। हमारी अगली क्लास के अंदर एक बात बता दूं, ये थोड़ा सा बोरिंग एरिया खत्म होते ही नंबर्स हैं। फिर आपके पास मतलब फिर मुझे बैठने का मौका नहीं मिल पाता। वहां पे थ्रू आउट हमारा नंबर, कैलकुलेटर, शीट, पेपर्स वगैरह ही में हमारी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चूंकि ये थ्योरी फेज है हमारा और इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास क्या कुछ आता है, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। लास्ट टाइम क्लास में हमारा थ्योरी एरिया कवर अप किया था, अभी हम नंबर्स को थोड़ा सा देख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या ये कैपिटलाइज होगी नहीं होगी? नहीं होगी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी कैपिटलाइज नहीं होने। मैं इस सवाल को करने के बाद थोड़ी सी ब्रेक लूंगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है। ऑनलाइन वाले बहुत अच्छी से इसकी वजाहत दे सकते हैं। अब आगे देखिए, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस 35,000 होगा। अच्छा आगे बढ़े तो मैं रिपीट करता हूं, 5 लाख प्लस होगा, लाख प्लस होगा। सही है मेरे साथ, जरा फिर अलाइन हो जाएं। 5 लाख बिल्कुल टॉप पे पहुंचो। 5 लाख प्लस होगा, लाख प्लस होगा, 30 प्लस होगा, 45 प्लस होगा। ये 10,000 नहीं आएगा, 14,000 नहीं आएगा, 12,000 भी नहीं आएगा। ये 10,980 आएगा, 13,000 नहीं आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पे जाएगा, लेकिन एसिड की कॉस्ट का पार्ट ये नहीं बनेगा। 50,000 भी बोले नहीं आएगा, 35,000 भी नहीं आएगा। अलबत्ता अब ये जरा पढ़ना, estimated cost of dismantling, removal at the end of its useful life, future amount payable is 70031, present valued at a discount rate of 10%। डिस्काउंट करके आपको वैल्यू यहां पे दे दी है, कितनी दी है? 270
20, जो कि अभी हमने बात कर भी ली थी, तो ये वाला अमाउंट आएगा, बिल्कुल आएगा। इन सबको प्लस माइनस करा लें और नीचे देखें, द इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वाज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू डंप अनसोल्ड इज स्पेशल ब्रेड एट निटीजिटी सिंस द एडवर्टाइजिंग हैड नॉट येट क्रिएटेड सफिशिएंट डिमांड। ये निटीजिटी मैंने ऐसे ही बोल दी है सर, वो हमने मशीनरी लगाई थी, क्या ब्रेड मेकिंग मशीनरी थी, एडवर्टाइजमेंट भी की, शुरू में हमारे लॉसेस भी हुए। अब उन लॉसेस को सर क्या हम लोग एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दे? स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, एसिड की कॉस्ट में सिर्फ 3 कॉस्ट आएंगी, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। बाकी इधर उधर की जितनी चिल्लड़ कॉस्टें हैं भाई नहीं। तो कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लांट अकाउंट। बोलिए कितना आ गया? 713,000 जरा प्लीज आप लोग भी देख लीजिए, यही आ रहा है 713,000। चलें थोड़ा सा और काम निपटा लेते हैं, ब्रेक ले लें, ब्रेक लें या नहीं लें? अभी क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में? 11:45। तो 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। सही है, 10 मिनट मतलब 10 मिनट और आ जाएं। उसके बाद फिर ये एग्जांपल्स हैं, अभी सिर्फ नंबर्स वाला खेल है और बस खेल खेल के अगली क्लास जो हमारी होगी इंशाल्लाह, जो कल हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, तो उसमें हमारा फिर वो न्यूमेरिकल एरिया शुरू हो जाएगा, जिसमें कॉस्ट मॉडल और PRC 4 की अकाउंटिंग वहां से शुरू होगी। डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, 4 सवाल कराऊंगा जिसमें PRC का एरिया कवर अप होगा, सिर्फ 4 सवाल, जिसमें PRC से उठेंगे हम लोग और फिर उठ के फिर हम लोग आगे भागना दौड़ना शुरू हो जाएंगे कैफ वन के अंदर। चलिए जी बेटा, पेज नंबर 7 पे आ जाइए। पेज नंबर 7, थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, राइट, थोड़ा सा फास्ट। पेज 7 मैंने दिया हुआ है ना हैंड आउट। चले जी, आ जाइए। एलेक्स लिमिटेड हैज परचेज अ लार्ज आइटम ऑफ प्लांट, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। लिस्ट प्राइस 1 मिलियन, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, कैलकुलेटर जरा साथ रखिएगा ताकि प्लस माइनस करके जहां मैं एंड करूं बात जवाब आपका आया वो। ट्रेड डिस्काउंट, ठीक, वो आप जो भी कर रहे हो आप संभालना। डिलीवरी कॉस्ट, जो भी करना है आप जानते हो, यानी कि ये कैपिटलाइज होगी। इंस्टॉलेशन कैपिटलाइज होगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होगा। आर्किटेक्ट फी ऐड होगा। एडमिन नो, ठीक। Local government officials have granted AL a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of the plant life. AL estimated 250 million in respect in present value terms of the related obligation. Calculate the cost of the plant on its initial recognition. देखो बेटा, बात सुने, बड़े आराम से इसका जवाब आप बता देंगे, बड़े आराम से बता देंगे आप। बताइए कितना जवाब आया? 1640,000 बिल्कुल 1640,000। अगर आप वैल्यूज उठाते हैं, यानी कि आप रुपीज इन थाउजेंड्स में काम करना चाहें या रुपीज इन मिलियन में काम करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है रुपीज इन थाउजेंड्स में, राइट। वी कैन कन्वर्ट दिस डेटा इमीडिएटली इन रुपीज इन मिलियन। तो 3 जीरो आगे के उड़ा दो आप। कौन से 3 जीरो? 1,000 है, उसके आगे के 3 जीरो उड़ा दो, तो उसका मतलब जो भी जवाब आएगा वो आएगा क्या? मिलियन आ जाएगा। ये वाली बात समझ आई? तो कैलकुलेटर उठाया आपने 1000 प्लस 50, सॉरी 1000 माइनस 50 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 15 प्लस 250 1600। I think there is no need to go on the board and write it down. Hello जी, ऑनलाइन वाले भाइयों बहनों जल्दी से बताना।
एहतिशाम, जीरक, जल्दी से बताओ बेटा। हसन, मानूर, बेटा ये हो गया बिल्कुल। आर्किटेक्ट फी ऐड होगी। आई रिपीट, 1000 माइनस 50 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 200, आर्किटेक्ट फी ऐड होगी ना, बिल्कुल ऐड होगी। आर्किटेक्ट से जो भी हम लोगों ने डिजाइनिंग वगैरह कराएंगे, ये तो हमारी कंपल्सरी कॉस्ट है। ये जो एडमिन है ये नहीं आएगा, और बाकी 250। जल्दी बताओ जीरक, जल्दी से देखो। हसन, मानूर, आगे बढ़े। एग्जाम्पल आइएगा। अच्छा, अब ये देखें, नोट लिखा हुआ है, इफ डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इफ डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन एंड नथिंग इज मेंशन्ड, then dismantling cost is present value or future value, then it is assumed it is present value. क्या समझ आई बात? डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट गिवन है, अब वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, assumed that it is present value। आगे बढ़े, सुनो बेटा। लिस्ट प्राइस नजर आई? सिर्फ देख लें, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग प्लस माइनस करके जवाब निकालना। लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है, आर्किटेक्ट फी है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं। ठीक, ये क्या नजर आ रहा है? ये सब कुछ प्लस माइनस होगा ना, जिसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बाकी सारे क्या हो रहे हैं? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस तक सबका क्या होना है बोलिए? प्लस। अब आ रहे हैं इनकम टैक्स एडजस्टेबल, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये रिफंडेबल है, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आएगा, फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट आएगा। याद आ रही बात? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में हमने कुछ इस तरह की एग्जांपल्स ली थी। ऑक्ट्रॉय चार्जेस आएगा, ऑक्ट्रॉय चार्जेस की बात हमने की थी। ये चुंगी वाले जो चार्जेस होते हैं कि सर हम लोग ने कराची पोर्ट पे वो प्लांट एंड इक्विपमेंट आया, उसको हमने ले जाना है कराची के रूट के थ्रू पंजाब साइड या पेशावर साइड या कोयटा की साइड, राइट, मिसाल के तौर पे। तो सर वो जो कराची टूल पे जो एसिड वहाँ से गुजरेगा और फिर डिफरेंट टूल से क्रॉस होते हुए जाएगा, तो वहाँ पे जो चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि ऑफिशियल चार्जेस होते हैं, उसको नाम हम लोग देते हैं ऑक्ट्रॉय चार्जेस का नाम देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट, बिल्कुल। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है इंस्टॉलेशन आएगा, इंस्टॉलेशन भी आ जाएगा। और क्या है? एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमैंटलिंग व्हिच कंपनी इज लायबल टू पे। सर ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये क्या है? अभी ऊपर हमने पॉइंट पढ़ लिया था। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन। याद करें, हमने एक पॉइंट लिखा था, एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक, ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, सर ये रिकरिंग कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगा। लाइसेंस फी फॉर द ईयर, ये भी क्या है? रिकरिंग कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सर ये भी नहीं आएगा। कॉस्ट में बेटा तीन चीजें ही आती हैं, परचेज जिस पे हमने बात की, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, जो आपने डिसीजन लेना होता है ना, वो परचेज प्राइस में इतना मसला नहीं आता ना, डिसमेंटलिंग में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। तभी मैंने इसका बिल्कुल देसी जबान में उर्दू तर्जुमा किया है। आपको लगता है कि ये कॉस्ट हम लोग इनकर करेंगे ताकि एसेट को प्रेजेंट हाल में लाया जाए, ठीक, प्रेजेंट लोकेशन पे लाया जाए, प्रेजेंट कंडीशन में लाया जाए, ताकि जो मैनेजमेंट की ख्वाहिश है इस एसेट को यूज करने की, सही है, वो पूरी हो सके। यानी कि एसेट को आसान अल्फाज क्या बोले थे, बार बार बोलता हूं, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हर वो कॉस्ट जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के मुताबिक
इस्तेमाल कर सके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो परचेज प्राइस में इतना फड्डा नहीं आता, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, एक दो चीजें प्लस माइनस साइड पे। डिसमेंटलिंग एक अलग एरिया है, वो मैंने आपको बात बता दी। जो एरिया जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम अपनी एक खुद बॉर्डर बना रहे हैं कि भाई हमने इसी बाउंड्री के अंदर रहना है। एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए आपको लगता है ये कॉस्ट मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, इसके बगैर एसिड इस्तेमाल में ला ही नहीं जा सकता, कैपिटलाइज होता। डन। अब देखिए कहां आ रहा है फिर, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल। अब सुनो, ये नेट करके अमाउंट दे रहा है आपको 1900 का। आज से पहले क्या होता था, आज से, अच्छा इसको ब्रेक डाउन करके अगर हम बात करें, 1900 को छोड़ दो, साइड पे करो बेटा, जो सैंपल से पैसा है। अच्छा इसका जो फॉर्मूला बनता था ना, कॉस्ट माइनस सेल्स करके फॉर्मूला बनता था, यानी कि ये जो 4000 है ना, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दी सैंपल, और ये जो आ रहा है 2100, दिस इज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल। वैसे तो फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट? लेकिन यहां पे हम लोग ये देखते थे कि यार हमने सैंपल बनाए, हमारी कॉस्ट अमूमन लगती थी ज्यादा की और बेचा जाता था कम में, या तो मुफ्ते में देते थे या तो 2 पैसे के अवेज देते थे। तो जब भी हम लोग सैंपल्स बनाते थे या बनाते आए हैं या बनाते हैं, राइट, तो उन सैंपल को बनाने में अगर हमारी लगती थी कॉस्ट 100 की, ठीक, तो उनको बेचा उमूमन जाता था 100 से कम में, उमूमन 100 से कम में बेचा जाता था। बेटा बात समझ आई? तो 100 से अगर कम में बेचता हूं, 100 रुपए कॉस्ट लगी और अगर मैंने मुफ्ता.com में बेच दिया, तो इसका मतलब 100 कॉस्ट है। मैंने बोला जरा उमर भाई आप ये ले जाएं, हमने कुछ नई प्रोडक्ट बनाई है, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, अपने चाहने वालों को भी दें, ठीक, और बताइएगा कि आपको हमारी ये नई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कैसी लगी, जरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। उमूमन होता ही है कि जब भी कोई खाने पीने की प्रोडक्ट बनाई जाती है, फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही होती है, तो वो लोग जो कि डिफरेंट इस तरह की क्या कहते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, तो वो कंपनी वाले जो हैं अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कि भाई ये जो यम्स के नाम से एक कैंडी आई है, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, यम्स के नाम से जब आई थी तो हमें लगता था कि वो जो स्किटल्स के नाम से एक टॉफी आती है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्किटल्स समझ गए ना, तो उसकी कॉपी में उन्होंने निकाली यम्स 10 रुपए के हिसाब से। तो मार्केट में यम्स नहीं आई थी, लेकिन वो लोग जो उस जगह काम करते थे उनके एम्प्लॉयज को दिया गया कि भाई जाएं जाके खाएं और बताएं कैसी है वगैरह वगैरह। तो अगर उन्होंने फ्री में दे दी तो उसका मतलब कॉस्ट तो लगी होगी ना बनाने में, उस पूरे यूनिट को चलाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कॉस्ट तो लगी होगी। तो कॉस्ट अमूमन होती थी ज्यादा, या तो हम फ्री में दे रहे, अगर हम फ्री में नहीं दे रहे तो हम बोलते हैं भाई हमारी कॉस्ट लगी 100 रुपए की, हम आपको 40 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। तो अमूमन जो प्रोसीड हासिल होता था वो कम ही होता था। तो आज से पहले सर कॉस्ट अगर 100 है, प्रोसीड अगर 40 है, अज्यूम कर रहा हूं, कॉस्ट अगर 100 है, प्रोसीड अगर 40 है, तो आज से पहले स्टैंडर्ड में अपडेट होने से पहले 100 को हम एसिड की कॉस्ट में कराते थे प्लस, और अगर हमें बेच के चंद रकम भी आ गई 40 की आई तो 40 को क्या कराते थे बोलिए, माइनस। तो नेट कितना आया 60। तो 60 का अमाउंट नेट क्या होता था एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज। हेलो डन सर। स्टैंडर्ड में जो अपडेट आया उसने बोला कि वो जो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल है ना, उसको तुमने अब नेट ऑफ नहीं करना, उसको तुमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रीट कर देना, बोलिए इनकम ट्रीट कर देना। डन। तो आप मुझे बताइए ये 4000 जो है, लाउड एंड क्लियर, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द सैंपल, whereas 2100 is proceed from sale of sample. What we are going to do with this 2100? Previously the treatment जो था वो बता दिया, अब क्या होगा सर, 2100 will be credited to profit and loss। मैं बोलूं will be credited to profit and loss, यूं बोलूं, या मैं यूं बोल दूं कि इनकम के तौर पे ले जाया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, या तो मैं लिखूंगा 2100 क्रेडिट टू आईएस, हेलो
क्रेडिट टू आईएस। क्रेडिट टू आईएस का मतलब क्या हुआ कि भाई आईएस में क्रेडिट करना मतलब इनकम को बढ़ाना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तब आप मुझे बताइए, ये 4000 और 2100 नेट का तो आपने साइड पे कर दें। 4000 और 2100 में से किसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे? 4000 डन, 2100 को नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए एडमिन कॉस्ट, नहीं सर। आप जल्दी से मुझे बता दो बेटा, कैलकुलेटर उठाओ। 800 का आप 90% लो, उसमें आप 2000 ऐड कराएं, 1000 6 300 7000 9000। जल्दी से बताइए मानूर, हसन, जीरक, कितना आ रहा है? 9000 प्लस 4 600 प्लस 8 300 प्लस 7 800 प्लस 5000 और फिर प्लस कितना? प्लस कितना होगा? सेकंड लास्ट कितना आ रहा है? 4000 जी। 7 जी बेटा, कुछ कह रहे हो? बेटा मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, 4000 ही ऐड होगा, 2100 माइनस नहीं होगा। मैंने भी यही इतनी देर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 2100 का स्टैंडर्ड में अपडेट आने से पहले, मैंने भी पेज नंबर पढ़ा था, कौन सा पेज नंबर 5 में बिल्कुल टॉप पे पढ़ा था, IFRS अलर्ट के नाम से। अमेंडमेंट हुई है, चेंजेस हुई हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं पहले क्या हुआ करता था, अब क्या होगा, बड़ा वाज़ेह मैंने आपको बताया। पहले प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल एसेट की कॉस्ट में से माइनस होता था, अब नहीं होगा माइनस। तो सर क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा, खत्म बात। आगे बढ़े, बताइए 776 आ गया। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, हम एसेट को जहां से खरीदा वहां से अपने पास तक लाने के लिए उसकी करवा रहे इंश्योरेंस। बेटा एक होती है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और एक होती है एनुअल इंश्योरेंस, दोनों में फर्क है जी। 7760000 रास्ते की इंश्योरेंस हम लोग क्यों कराएंगे? क्योंकि जिसने हमारे हवाले किया ना, अब सुनना, वो याद आ रही है बात, वो मंडी और घर, वो जर्मनी गए थे, उसने बोला कि भाई आपको एसेट मुबारक हो, ठीक, दुकान गए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहां से सामान खरीदा, सुजुकी में चढ़ा दिया सामान, उसने बोला भाई आप जानो आपका सामान। तो इसका मतलब जिस लम्हे आपको उसके हवाले से रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस बात को पता है इग्नोर कर नहीं सकते हम लोग। तभी मैं रिकग्निशन वाले एरिया में रुक गया था। रिकग्निशन वाले एरिया के अंदर बड़ी गहरी बातें। और एक और बात बताऊं, पीपीई को आप लोग आज से पहले जो रिकॉर्ड करते आ रहे थे, एक तो पीपी की डेफिनेशन का मीट होना ये तो शर्त है, लेकिन एक बात सुनो, एसिड को एसिड बोलने के लिए, एसिड को एसिड बोलने के लिए, मेजॉरिटी एसिड को एसिड बोलने के लिए, आई रिपीट, मेजॉरिटी एसिड को एसिड बोलने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेजॉरिटी एसिड को एसिड बोलने के लिए उस एसिड की जो डेफिनेशन होगी उसका तो मीट होना जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले जरा सब्र करो, एक और आपने गेट क्रॉस करना है, और उस क्रॉस करते वक्त 2 सवाल का जवाब अगर हाँ में होगा तो फिर डेफिनेशन की बात आएगी। वो पहले 2 सवाल क्या हैं कि सर जिसको तुम एसिड बोलने जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जो होगा वो प्रोबेबल होगा या नहीं? याद आ रही बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोबेबल। ठीक, देखो यहां पे हमने बात क्या की थी, डेफिनेशन बाद में लाए थे, पहले आया था रिकग्नाइज। अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कराना तो इसका मतलब हम उसको पीपी की डेफिनेशन में तो नहीं लेके आ सकते। रिकग्निशन क्राइटेरिया पहले मीट होगा, फिर उसकी क्या आएगी बोलिए? डेफिनेशन। तो मेजॉरिटी एसिड को एसिड के तौर पे रिकग्नाइज करने के लिए सबसे पहले क्या आता है? रिकग्निशन क्राइटेरिया का मीट होना। क्या है रिकग्निशन क्राइटेरिया में? 2 बातें बोले। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मैंने लंबी नहीं की, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्रोबेबल, और कॉस्ट होती है कॉस्ट रिलायबल एस्टीमेट। का मतलब ये है कि क्या तुम उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर सकते हो या नहीं। बेटा एक बात सुनो, हमने
अभी एक बात की, ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट होना, ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट होना यानी कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिलायबली एस्टिमेट, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिलायबली एस्टिमेट। अब सुनो सर, एक एसेट मैंने खरीदा ₹1,00,000 का, एक मिनट जरा बात सुनना। ये जो पेज नंबर 7 पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है ना आईकैप की, लिस्ट प्राइस नजर आई 1000, ट्रेड डिस्काउंट नजर आया 50, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्ट, एडमिन, सब नजर आ गया? बोले हेलो माय फ्रेंड्स, ये वो कॉस्ट है, सुनना, जो इनकर हुई, पे हो गई या पेबल है। ये वो कॉस्ट है सारी जो इनकर हुई, या तो पे हो गई या तो बोलो पेबल है। इज देयर एनीथिंग टू मेक एस्टिमेट अबाउट दिस कॉस्ट? हेलो गाइस, 1000 सर क्या है ना सर, ये तो नहीं यार, एस्टिमेट, रिलायबल एस्टिमेट, ठीक। अरे सर वो कॉस्ट इज एस्टिमेटेड रिलायबली। सर क्या सर, ₹1000 दिए है, मतलब क्या एस्टिमेट? नहीं मतलब नहीं सर, वो अल्लाह की कसम कॉस्ट इज इक्वल टू रिलायबल एस्टिमेट। अब सुनो, मैं गया नीचे 2.5 लाख वाली बात को पढ़ने के लिए, 250 मिलियन वाली बात को पढ़ने के लिए। अब आप मुझे बताओ, अब देखो मैं कौन सी बात को किसके साथ जोड़ रहा हूं। सर ये 250 जो है, क्या ये कॉस्ट इनकर आज हो गई या होगी? होगी। क्या आपको पता है कि 250 मिलियन ही खर्च होगा? समझ आ रही है बात? इसीलिए हमने इस 250 को क्या बोला था? लायबिलिटी, और लायबिलिटी में भी क्या बोला था? प्रोविजन बोला था। तो अब सुनिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए? बोले प्रोबेबल। इफ एनीबडी आस्क्स यू कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि व्हाट डज दिस पॉइंट मीन कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या होने चाहिए? प्रोबेबल। आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? सर देखिए, जब एसेट का अपने पास कंट्रोल आता है ना, कंट्रोल बोले तो सर कंट्रोल आने का मतलब क्या हुआ? सर इससे मैं बखूबी फायदे लेना जानता हूं, तप्पड़ देंगे, सर इससे मैं बखूबी फायदे लेना जानता हूं, ये कंट्रोल। और तो और सर इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये है भरम किस चीज का? बोलो कंट्रोल का। समझ रही बात? ये मैं आपको जान के अल्फाज बार बार रिपीट करके आपके जहनों में बात लेके आ रहा हूं। कंट्रोल का मतलब क्या? ये चीज मेरी है, इसको मेरी इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकता, और तो और इस चीज से मैं भरपूर फायदे लेना जानता हूं। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल टू प्रोबेबल, ये वाली बात है ना। तो सर जब एसिड का कंट्रोल मेरे पास आता है, कंट्रोल आया तो इतनी सारी बातें खुल गई, यानी कि वो भरमबाजी वाली बातें। यानी कि सर जब एसिड का कंट्रोल मेरे पास आता है और जब मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाता हूं, कंट्रोल आ गया, ओ मेरी मर्जी के बगैर हाथ भी नहीं लगा सकते, ओ मैं जानता हूं इससे मैंने फायदे कैसे लेने हैं। और उस्ताद बात सुन, खाली यहां तक बात नहीं है, फायदा होगा मेरा, अगर नुकसान होगा मेरा। इसका मतलब सर पूरे एसेट की से कहते हैं ना, जो भी रिसोर्स है उससे मैं ही फायदा हासिल कर सकता हूं, नुकसान भी होगा मेरा, और मैं पूरा इख्तियार रखता हूं। तो इसका मतलब जब मेरे पास ऐसे इख्तियारात आ जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इसको अपने पास यूज करूंगा तो सर इससे मुझे आगे आने वाले वक्तों में हासिल क्या होंगे? बोलिए फायदे होंगे। समझ आई बात? बताइए, ये वाला जवाब आपके पास आ गया? कितना आया? 776 आ गया। आगे बढ़े। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल जो है ना डिसमेंटलिंग वाली, ये रोड्स इंटरनेशनल वाली बात चले हम कर लेंगे, लेकिन डिसमेंटलिंग वाली एग्जाम्पल पे जरा हम लोग पहले पहुंच जाते हैं। डिसमेंटलिंग वाली एग्जाम्पल, सवाल जरा पढ़िए। डिसमेंटलिंग 4000 वाली बात, क्या डिसमेंटलिंग पे आइएगा? हाँ जी, डिसमेंटलिंग। PPE purchase price 2 million, acquired 1,123, right? Directly attributable cost का सम आपको दिया है कितना? 600,000। Dismantling cost to be incurred 400,000 on 31/12/24. Discount rate, inflation rate is 10%. Life is 2 years. अब एक बात सुनिए, पेज कौन सा है ये? 8। Dismantling cost वाली एग्जाम्पल है। Year 0, 1 और बोलिए 2।
मुझे बताओ लाइफ कितनी है? 2 years। और परचेज प्राइस बोले रुपीज इन मिलियन लिख दूं? रुपीज इन मिलियन, ठीक। ये कितना हो गया आपके पास? पूरा लिख दें, क्या करें? रुपीज इन थाउजेंड्स करूं या मिलियन करूं या पूरी पूरी वैल्यू? एक बात सुनिए, मैंने यूं एक मिनट बच्चे यहां देखना, ठीक। सिर्फ ऊपर आया क्या? रुपीज। डन, ठीक। छोटी सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि जीरोस में काम हम लोग कम से कम करें, क्योंकि वो फिर हम इसी चक्कर में आधा टाइम बर्बाद कर देते हैं। बस अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते एग्जाम में कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो 0 0 0 0 0 0 और फिर इस चक्कर में जो है ना पेपर का टाइम 3 घंटे होता है और बहुत तेज़ी से निकलता है। तो चलें जी, किस में रख दें? रुपीज़ इन थाउजेंड्स में रख देते हैं। चलें, कुछ तो वैल्यू हमारे पास आए। ये हो गया कितना? 2000। फिर बोलिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, बोलो 600 000। ओके, अब मुझे बताइए एक बात सुनना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट यहां पे जिसको हम लोग फ्यूचर कॉस्ट बोलते हैं, कितना बेटा? 400 एस्टिमेटेड है, ठीक है। मैं बेसिकली वही जरा एक इमेज बना रहा हूं जो मैंने डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बात बताई। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। हमने शुरू में बात की थी सर ये तो कॉस्ट हमारी इनका कब होनी है? बोले दूसरे साल के एंड में। तो ये दूसरे साल का खर्चा होगा या नहीं होगा? यार इस कॉन्सेप्ट को जब बार बार डिस्कस करें ना, अच्छे से ज़हन बना लो। सर क्या इस 400 को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे? लेकिन ये पे कब होगा? बोलिए दूसरे साल, ठीक। तो इस खर्चे को हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे, कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइज, क्योंकि ये बात हम कर चुके, मैंने आज भी बहुत दफ़ा रिपीट किया। ओ भाई तुम इसको पे करने का वादा नहीं करते ना, जाओ नहीं देता तुम्हें इजाज़त, ठीक। मैंने बोला नहीं नहीं सर मैं वादा करता हूँ, ठीक है जाओ इजाज़त है यूज़ कर लो। समझ आई बात? चूंकि ये वो कॉस्ट है जो कि लाजमी तौर पे इनकर होगी इसके आसपास। अगर तुम वादा करते हो तो ठीक है, हम उस एसेट को तुम्हें यूज़ करने की इजाज़त देते हैं। समझ आई बात? ऑल तो वैसे ये फ्यूचर कॉस्ट है, सारी फ्यूचर कॉस्ट जो है ना वो फ्यूचर में एक्सपेंस आउट होती हैं, लेकिन एक ये वाहिद कॉस्ट है। अच्छा भाइयों बहनों मुझे जल्दी से बताइए, हम जो बातें शातें कर रहे थे हम लोग कहाँ डिस्कनेक्ट हुए थे? ज़रा जल्दी से बता देना। हम कहाँ डिस्कनेक्ट हुए थे? जल्दी बोलिए। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें 0 0 0 0 वाली बात। मानो जीरोस पे। हाँ जी, तो अब ये भी जो है ना दगा दे देता है यार कभी कभी नेट ना। तो हम बात चलें सुने, रुपीस बस 1 2 3 4 5 6 0 0 0 ये चीज डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। रामीन जल्दी से बोलो 600, आगे रामीन बोलेंगी 0 0 0। डन। ये वो कॉस्ट है 400, रामीन 0 0 0। ठीक है, इसको अच्छा लगता है, मजा आता है जीरोस लगाने में। याद रख सकते बेटा। तो अब देखिए यह आया इनिशियल कॉस्ट में आया,
एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा आएगा, क्या आएगा बेटा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। बताएंगे? शाबाश। जरा कैलकुलेशन बताएंगे। 400,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2। 305 बस मुनासिब कर लिया, राउंड ऑफ कर लें। मेरा क्या जाता है, मेरे कौन से पैसे लगे यहाँ पे? 2 मिलियन। बोलिए कितना? 579। चलो जी गिनती करो। 2957 बाजी 9 कर लें। 2930,579। ठीक। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं भी आप? हाँ जी, इत्तिशाम, अनूर। अब देखिए रे, 1 कब ऐसे एक्वायर किया ये? PPE डेबिट 2930,579। कैश क्रेडिट 2600,000। राइट, यहाँ प्लीज मेरे साथ रहिएगा। और प्रोविजन क्रेडिट 330579। यहाँ तक साथ। और बेटा बात याद रखना, ये जो प्रोविजन है ये क्या है? बोलिए, लाइबिलिटी, जिसमें हमारी बात हो गई। साल का एंड आ गया, 31/12 बोले 23। एंट्री बताओ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और आई कैन यूज द वर्ड प्रोविजन, या मैं यूज कर सकता हूं अलाउंस, या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। लेकिन मैं यहाँ पे अलाउंस और एक्यूमुलेटेड का वर्ड जान के यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर भी प्रोविजन है और नीचे भी मैंने यहाँ पे जान के प्रोविजन रखा है, ताकि आप लोग इसका फर्क अच्छे से ज़हन में बिठा सकें। ये जो प्रोविजन है बेटा, कॉन्ट्रा एसेट है। मैं यहाँ पे यूज कर सकता था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैं यूज कर सकता था अलाउंस भी। ऊपर प्रोविजन नीचे प्रोविजन, इसका मतलब ये वाला क्या है? लायबिलिटी है, और ये वाला क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है। बोलिए शाबाश। 2930,579 डिवाइडेड बाय 2, बोलो। 14652892.5। मैं इसी वजह से जो था वो मिलियंस को मैं जरा इग्नोर करना चाह रहा था। समझ आ रही है बात? यानी कि अब देखो, मैं वैल्यूज के अंदर, मैं अपना काम धंधा छोड़ के मैं इसी के अंदर जरा इन्वॉल्व हुआ हूं। ठीक, इसीलिए मेरी कोशिश क्या थी शुरू में ही, जहां पे हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे तो ऑनलाइन वाले साथ नहीं रहे थे, मैंने क्या किया था बेटा, बात सुनना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से 3 0 हटाता हूं तो ये बन जाता है 2000, ऊपर मैं लिख दूंगा रुपीज इन थाउजेंड्स, तो उसका मतलब यहां पे यूं है 2000 और ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन थाउजेंड्स, तब भी क्या पढ़ा जाएगा? 2 मिलियन। और अगर मैं यहां से यहां से मैं 6 0 हटा देता हूं तो ऊपर लिखता हूं रुपीज इन मिलियन, तो उसका मतलब 2 मिलियन। तो वैल्यू एकदम श्रिंक हो जाती है। ठीक, ये मैं बता रहा था जहां पे हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब यहाँ पे वैल्यूज बढ़ी हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से आ रहा है। एनीवेज आते हैं यहाँ पे आप। अच्छा अब सुनिए सर, इधर भाई बात सुनिए। हम लोग ने ईयर 0 पे चाहिए एसेट रिकॉर्ड किया कितने पे? इतने पे।
और लायबिलिटी हमारे पास कितने पे आई? यहाँ है, और हमने जो पे करना है अमाउंट वो कितना करना है? ऐसा है, मेरे साथ हैं यहाँ पे आप? इधर अभी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, यानी कि हम लोग ये खड़े हुए, अज्यूम करो ऐसे स्मार्ट हैंडसम, ये रहे आप, ठीक, वाओ, ये रहे आप। अभी इतनी अच्छी डायग्राम आती नहीं है यार, चलो। This is where you are standing and you see that you owe this amount. You have an obligation of कितना? 330,579. But by the end of year आपने बोला यार 330,579 तो साल के शुरू में मेरी लायबिलिटी थी, जो उस वक्त की क्या थी? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। वक्त गुजरा, ठीक, तो मतलब एक साल गुजर गया और हम खड़े हुए पहले साल के एंड में, और हम ये देख रहे हैं यार अगले साल के एंड पे, यानी कि दूसरा साल जब एंड हो जाएगा तो हमने जो वादे किए थे ना उनको पूरा करना होगा, उसको अनइंस्टॉल करना होगा, रिमूव करना होगा और रीस्टोर करना होगा। हमें वादे किया हुआ है तो हमने वादा निभाना होगा। हम खड़े हुए पहले साल के एंड में, जब साल का शुरू था तो ये था हमारा अमाउंट जो हमें लगता था हमने पे ऑफ करना है, लेकिन साल का जब एंड आया तो हमने बोला नहीं यार, हमारी लायबिलिटी अभी वो वाली नहीं है जो शुरू में थी, क्योंकि जो पे करने का वक्त है, ठीक, वो मजीद बोले करीब आते जा रहा है, आया नहीं है, आते जा रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा? IAS16 यहां पे एकदम एंट्री मारी उसने, जरा समझिएगा। IAS16 ने यहां पे एंट्री मारी, उसने कहा, कौन आया? उसने कहा कि तुमने अगर ये पहचान लिया कि तुम यहां पे हो और तुम्हें ये देना है, सही है जी, तुम यहां पे हो और तुमने ये देना है, उसने बोला अब तुम जरा सुनो, मैं कुछ तुमसे बातें करूंगा। इसको तुम यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर चुके हो, ठीक, एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर चुके हो लेकिन तुमने पे नहीं किया। एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा खर्चा है जो तुम पे कर जो इनकर हो चुका है लेकिन तुमने अभी तक पे नहीं किया। एक ऐसा खर्चा है जो हो चुका है लेकिन तुमने अभी तक पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। एक ऐसा खर्चा जो तुम्हें लगता है कि हो चुका है, राइट, लेकिन तुमने पे नहीं किया, तो इसको तुम यूं अज्यूम करो, इसको तुम यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है जो पे हो चुका, इनकर हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, इसको तुम यूं अज्यूम करो, ठीक। कैसे अज्यूम करें? अब यहां पे क्या बोलना है इसने रिकॉर्ड करने का? 31/12 बोले 23 पे क्या रिकॉर्ड करने का इसने हमें बोला है? बोलिए। एक ऐसा खर्चा है जो हो तो गया है लेकिन पे नहीं हुआ। जब पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट तो इसके ऊपर बोले लगेगा, तो उसने हमें यहां पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बोले या फाइनेंस कॉस्ट बोले, ये डेबिट होगा, सही है री, और प्रोविजन क्या हो जाएगा? बोलिए क्रेडिट हो जाएगा। अब कितना? 330,579 का 10% ले, 33058 पहले साल की कहानी हुई एंड। अब मैं जा रहा हूं अगले साल, जरा सब्र कीजिएगा। अब क्या हुआ अगले साल के शुरू में? तो एसेट वही का वही आ गया। अगले साल के एंड पे क्या होगा? 31/12/24 पे बोलिए डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन, और ये प्रोविजन कौन सा वाला है? कॉन्ट्रा एसेट वाला या नेगेटिव एसेट वाला। CA वहां पे लिख दिया मैंने, कॉन्ट्रा एसेट। कितना आएगा? 1465,289.5 1465,289.5 289.5 डन, ये काम हो गया। अब सुनिए 31/12/24 पे क्या होगा? अगेन हम वो देख रहे हैं
इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और प्रोविजन बोलिए क्रेडिट होगा। लेकिन कैलकुलेशन जरा बताइए कैसे की जाएगी कैलकुलेशन। सुनो 330,579 प्लस 330,58 का हम लोग क्या लेंगे 10%, तो बताइए कितना अमाउंट आया। 36,363.7 36,363 3.7 36,363.7 डन। अब आइएगा, हमने क्या किया जरा देखें, और एक काम और करता हूं उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करता हूं चीजों को। प्रोविजन हमारा यहां पे हो जाएगा डेबिट और कैश हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। एक बात सुनिए, कैलकुलेटर उठाइए, अमाउंट कैलकुलेटर में लिखिए 330,579 330,579 राइट। ये नहीं सही है, प्लस कीजिए 330,58 प्लस कीजिए 36,363.7 अप्रोक्सीमेटली 4 लाख आ गया। तो अब वो जो एस्टिमेट किया था कि हम दूसरे साल के एंड में उसको पे करेंगे इन खर्चों के लिए, तो अब वो प्रोविजन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कैश भी हमारे पास से उन खर्चों के लिए चले जाएगा। तो जरा सिनेरियो जरा समझना, फॉर द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग। सर क्या ये वाली बात समझ रही है आपको, इसमें मसला नहीं है राइट। क्या ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, सर इसमें भी मसला नहीं है। सर ये क्या काम किया, एक दफा आप फिर से दोहरा दें। हमने ये देखा कि हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की इतने पे, ठीक, लेकिन हमने पे करना है कितना अमाउंट बोलिए 4 लाख। तो हमने इसको यहां पे यूं अज्यूम किया कि एक ऐसा खर्चा था जो हो गया है, एक ऐसा खर्चा था जो हो चुका है, एक ऐसा खर्चा था जो हो चुका है, लेकिन हमने उसको पे बोले नहीं किया। जब पे नहीं किया, एक ऐसा खर्चा था जो हो चुका है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया। ऐसा ही है, पे कब करेंगे बोले दूसरे साल के एंड में। तो एक ऐसा खर्चा था जो हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो जब पे नहीं किया तो इंटरेस्ट तो इसके ऊपर लगेगा। तो I16 ने बोला इंटरेस्ट को तुम रिकॉर्ड करो, ठीक। हमने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना चाहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा बोलिए, डेबिट हो जाएगा। 330,579 का 10% लिया, ये आया, डन। अच्छा जी, फिर अगले साल के एंड में हम पहुंचे तो डेप्रिसिएशन आया बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से। फिर क्या हुआ, वही वाली बात कि सर लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी ईयर स्टार्ट पे इतने पे, ईयर एंड पे लायबिलिटी मेरी बोलिए 33058 से बोलिए क्या हुई, बोले बढ़ गई। लेकिन अभी भी मैं इसमें इसको ऐड करने के बाद 4 लाख तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी 1 साल का और भी वक्त बाकी है। फिर अगेन दूसरे साल के एंड पे जब आया तो मैंने अपनी लायबिलिटी को क्या किया बोलिए, मजीद बढ़ाया, और बढ़ा के जब इन तीनों अमाउंट को मैंने प्लस किया तो अमाउंट कहां तक पहुंच गया बोलिए 4 लाख का, राइट। तो और फिर जितना भी अमाउंट था उसको मैंने यूटिलाइज किया, किस पर्पस के लिए, अनइंस्टॉलेशन के लिए, रिमूवल के लिए, या हमने उसको रीस्टोर करने के लिए। वो अमाउंट हमारे पास से जब खर्च हुआ तो प्रोविजन कितने से क्रिएट हो गया था बोलिए 4 लाख से, और फिर हमने उस प्रोविजन को खत्म किया और हमारे पास से कैश क्या हुआ, चले गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लायबिलिटी को सबसे पहले क्या किया, अनवाइंड किया, वाइंड अप किया लायबिलिटी को। सुनो, मैं जरा दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने लायबिलिटी को क्या किया, यानी कि 4 लाख पे करना है, मैंने इसको वाइंड अप किया, ठीक। मैंने इसको क्या किया, वाइंड अप किया। कितने पे लेके आया,
इतने पे लेके आया, सही है जी। यानी कि वाइंड अप करा करा के मैं कहां पे लेके आ गया, इस पे। फिर मैं क्या करूंगा, उसको अनवाइंड करूंगा, यानी कि वाइंड अप करके मैं यहां पे ले आया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि पेमेंट का वक्त मजीद करीब आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जिसको अनवाइंड किया था उसको मैं, सॉरी जिसको वाइंड अप किया था उसको मैं क्या करूंगा, अनवाइंड करूंगा। ठीक, एक साल और गुजर गया, पेमेंट का वक्त आ चुका है, तो मैं फिर अगेन क्या करूंगा, उसको बोलिए, अभी अल्फाज इस्तेमाल किया ना, क्या करेंगे, इसको अगेन अनवाइंड करेंगे। ठीक, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, बोलिए 4 लाख का आ जाएगा। तो आई होप सो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि हमने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया, और हर साल के एंड में हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा भाई एक्सपेंस तो हो चुका है लेकिन वो पे नहीं हुआ। जब पे नहीं हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगना है, तो हमने हर साल क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। इस प्रोसीजर को हम लोग, इस प्रोसीजर को ये वाला इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं क्या, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का नाम देते हैं। ये वाली बात, अनवाइंडिंग वाली बात, ये अल्फाज अगर समझ नहीं भी आता तो जिस तरह से मैंने आपको समझाई ये बात वही समझ लें, बहुत वो फिर मैं 1 to 1 समझा दूंगा, क्या जो आप पूछना चाह रहे हो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अपना काम करते हैं एंड, और इंशाल्लाह फिर हमारी कल है क्लास। थोड़ा सा काम कल की क्लास में इसका देख लेंगे, लेकिन कल का काम जो है वो हमारा कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड जो है वो शुरू हो जाए। सही है, अल्लाह हाफिज़। क्या वो जो भी होगा, कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है इसमें, अभी तो बहुत सारा काम बाकी, नहीं बहुत सारा काम बाकी। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।